बराबर है। कहाँ है सेंटर? देखा भी नहीं? नहीं देखा। तो वर्ड हिस्ट्री की तैयारी तो चली रही थी हम लोग की, साथ ही साथ में आज अंत हो जाएगा इसका, है ना। हम लोग थे क्लास में, सेशन चल रहा था, आज भी जल्दी अच्छा। अभी तक मैंने जो जो पढ़ा दिया आपको विश्व इतिहास का, वो सारा पोर्शन आपके सिलेबस का है। उसके अलावा दो टॉपिक बचे हुए है ना, दो टॉपिक, जैसे यूएसएसआर का वेक्टर, जिसकी बात हम लोग आज करेंगे, और बचा हुआ एक टॉपिक और रह जाएगा, चाइना की क्रांति। बस ये दो टॉपिक बचे। बाकी हम लोग ने जो जो टॉपिक पढ़ लिए, टॉपिक्स के अंदर शुरुआत जैसे हम लोग ने की थी कि जो पूरे विश्व में क्रांतियाँ चली उन सबकी बात भी की थी। फ्रांस की क्रांति बात करी थी, है ना, इटली जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात करी थी, रशिया की क्रांति की बात करी थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ आइडियोलॉजीज भी पढ़ी, है ना, जिसमें समाजवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद जैसे टॉपिक्स आते हैं। उपनिवेशवाद भी पढ़ लिया, साम्राज्यवाद भी पढ़ लिया, ये सब चीज़ें भी पढ़ी। और उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, दोनों वर्ल्ड वॉर पढ़ ली। और फिर शीत युद्ध भी पढ़ लिया था हम लोग, शीत युद्ध भी उसका एक टॉपिक था, वो भी पढ़ लिया। शीत युद्ध के अलावा इंटर वॉर पीरियड्स होते हैं। इंटर वॉर पीरियड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कोल्ड वॉर का एक और फेज, जो हम लोग पढ़े थे 1919 से लेकर 1939 तक, जो बीच का टाइम था, उसको पढ़ा था, है ना। तो ये बेसिकली आज दोनों खत्म कर लेंगे हम लोग, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ने, तो उसके बाद शुरू करते हैं। फिर ये बताओ आगे वालों की तैयारी तुमने जो है ना, कहाँ पढ़ा सेंटर? कल तो आ गया एडमिट, अभी नहीं देखा। पीलीभीत में तो सेंटर पता नहीं, यहाँ पे किसी का पड़ेगा नहीं, शायद मैंने नहीं सुना पीलीभीत में सेंटर नहीं बना। तो बहुत हद तक जाएगा तो बरेली जा सकता, बरेली जा सकता। उस हिसाब से कितनी तैयारी है तुम लोग की, क्या है, तो उस हिसाब से देख के ही जाना। और अभी भी समय है, 8 दिन लगभग, अगर देखो तो आज के बाद में भी है। और मैंने कुछ मैगजीन पॉइंटर बताए थे उस ग्रुप पे, वो मैंने बताए थे सारे पॉइंटर, तो वो सब चीज़ें पढ़ते हो ध्यान से, अगर आप लोग ने वो एग्ज़ाम देना है 11 तारीख का। क्योंकि 11 तारीख का आरओ का एग्ज़ाम, मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम कर लिया तो फिर समझ लो सचिवालय की ठाट बाट है पूरी की पूरी। और सचिवालय के अंदर एक बार अगर मिल जाती है ना नौकरी, तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट नहीं 75 डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल हाथ में आ जाएगा। फिर बोलते हैं ना सचिवालय से कॉल आया है, कभी भी होगी, और वो लोग सचिवालय से कॉल आया ना, तो जब सचिवालय से कॉल आता तो अच्छे अच्छे जितने भी बड़े बड़े राजनेता से लेकर अधिकारी होते हैं सब हिल जाते हैं, बोले सचिवालय से कॉल आया। सचिवालय का मतलब ही माना जाता है कि मुख्यमंत्री आवास से ही कॉल आया होगा। कल बजट वाला भी तो हुआ था, कल बजट भी आया है, बजट का भी डिस्कशन था। तो बजट का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा इतनी जल्दी आरओ में, लेकिन हाँ पीसीएस में जरूर पूछ सकता है। आगे आपका पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, इसमें पूछेगा। बजट भी कैसे पढ़ोगे, सर्वे कैसे पढ़ोगे, इस सब के ऊपर भी थोड़ा बहुत मैं चीज़ें बता दूंगा आपको, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना होता। और इस बार आपको पता भी होगा अंतरिम बजट आया है, ठीक है। वैसे बजट आता है, प्रॉपर बजट आता है, इस बार अंतरिम बजट आया। क्यों आया होगा अंतरिम बजट, बताया अंतरिम बजट क्यों आया? बजट और अंतरिम बजट में मतलब समझते हो डिफरेंस क्या होता है? एक होता है बजट, एक होता है अंतरिम बजट। तत्कालीन तुरंत प्रस्तुत किया जाता है कुछ मुद्दों में। क्या मतलब, क्यों ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है? अचानक से ऐसे क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? प्रस्तुत तो हमेशा इसी डेट को, एक चुनाव की वजह से बेसिकली। जिस साल चुनाव होते हैं ना, उस साल बजट हमेशा अंतरिम बजट के फॉर्म में आता है, क्योंकि सरकार को पता नहीं होता है कि हमारी सरकार अगले साल आ रही है नहीं आ रही है, तो वो उस तरीके का बजट एनालिसिस नहीं करते जैसा हर साल किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि सरकार उस हिसाब से बजट बनाए कि आप अगली बार आओगे नहीं आओगे, दोनों 50-50% चांस ध्यान रखते हो। तो इस तरीके का बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। आर्टिकल 112 के अंदर आप पढ़ोगे, बजट शब्द तो नहीं यूज किया गया, लेकिन बजट एस्टिमेशन यूज करते हैं वहाँ पे, है ना। बजट एस्टिमेशन यूज करते हैं, मतलब एस्टिमेटेड अमाउंट कितनी आप पूरे के पूरे साल खर्च करोगे, या क्या खर्च करके आए हो आप, कौन कौन सी स्कीम पे आपने कार्य किया, तो कौन कौन
सी स्कीम आपकी। अन्य विभागों के लिए अलग अलग होता है। हाँ, सेक्टर्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, सारे डिपार्टमेंट या विभागों के हिसाब से स्कीम दे देते हैं। जैसे पशुपालन का पूरा एग्रीकल्चर का विभाग दे देते हैं, उसमें पशुपालन आ जाता है, कृषि आ जाती है, ऐसे पूरा विभाग अलग कर देते हैं। इसी तरीके से सर्विस का सेक्टर, सेवा का क्षेत्र पूरा अलग कर देते हैं। सेवा के क्षेत्र में एजुकेशन भी आ जाता है, क्योंकि एजुकेशन सर्विस ही। जैसे मैंने एक चीज सुनी थी कि जो डेवलप कंट्री हो चुकी है, जैसे अमेरिका है, यूएसए है, यहाँ पर भूमि जो लैंड है कृषि के लिए उपयोगी, वो मात्र 25 है, 30% है, बल्कि भारत में वो 70 के करीब है। तो इसी चक्कर में विकास में बाधा बन रहा है। नहीं, देखो एग्रीकल्चर कभी विकास का साधन जो है वो, अगर आपके पास में एग्रीकल्चर अच्छी है तो आप उससे अच्छा विकास कर सकते हो। भारत एक समय सोने की चिड़िया एग्रीकल्चर के बेसिस पे ही तो था। हम अपनी जमीन के बेसिस पे ही तो अन्न को उगाते थे, जितनी भी रिसोर्सेज में हम लोग मजबूत थे तो अन्य देशों से पिछड़ा अपने भारत में मतलब टेक्निकल में है। हाँ, टेक्नोलॉजी कह सकते हो, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर है। टेक्नोलॉजी के अलावा अगर कुछ बातें और रखनी अगर आपको, तो सर्विस सेक्टर में भी हम पीछे। एग्रीकल्चर तो मजबूत चल रहा है, एग्रीकल्चर मजबूत है। एजुकेशन की अगर बात करो तो एजुकेशन में भी हम लोग ठीक ठाक जा रहे हैं, ऐसा कोई बुरा नहीं। लेकिन हाँ, एजुकेशन में करप्शन बहुत बढ़ रहा है। जनसंख्या का बढ़ रहा है, उसी के जनसंख्या देखो चाइना में भी है, कब तक बचोगे जनसंख्या के नाम से, है ना? जनसंख्या रोकथाम तो कर ही सकते हैं, रोकथाम की जा सकती। चाइना ने करी थी, बर्बाद होने की कगार पे आ गया, फिर छोड़ दिया बोले ठीक नहीं करेंगे हम कोई कंट्रोल होता है। चाइना का क्या है कि वहां पर इसलिए लोग हटाई गई थी कि वो 65 साल से ऊपर का उनका रेशियो यही भारत में होने वाला है, पता है आपको? 2047 में क्लास में तुम बता रहा था, डेमोग्राफिक डिवीजन होने वाला है भारत के अंदर। और ये चीज 2047 में ऐसी होगी कि बूढ़े दादे हो जाएंगे, हम सब बूढ़े तो हो जाएंगे तब जाके, और बच्चे आ नहीं रहे ज्यादा तेजी से, तो युवा खत्म हो जाएंगे। युवा खत्म हो जाएंगे तो आगे चल के फिर हमारी पूरी सबको संभालेगा कौन? भारत का फ्यूचर है किसके हाथों में? कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं समाप्त हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अभी जितना उतना नहीं रह जाएगा। तो हाँ, इस वजह से बूढ़ों का रेशियो बढ़ जाएगा, उस समय बच्चों का रेशियो बढ़ चुका होगा, लेकिन युवा खत्म हो रहा है। सर अभी से थोड़ा प्रावधान करना चाहिए। प्रावधान बिल्कुल अभी से पूरा का पूरा, मतलब जितने बजट आ रहे हैं हमारे, या जितने भी हम सालाना स्कीम्स बनाते हैं, उसमें ये कोशिश करें कि हम 2047 तक टारगेट करके चले। अगर हम 2047 तक टारगेट करेंगे तो अगले 30-40 सालों में हम संभाल ले जाएंगे, और फिर 47 से लेकर 30-40 साल गुजरेंगे, हम फिर बैलेंस हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं, अगर हमने ऐसे करके काम करना शुरू कर दिया तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वही ऐसे काम करने की बहुत जरूरत है, ये सोचना चाहिए। अभी जैसे बजट के ऊपर अभी भी इतवार आया बजट, जिसके ऊपर भी चर्चा हो, इकोनॉमिक सर्वे में भी बात होती है, लेकिन अभी भी डेमोग्राफिक डिवीजन के ऊपर डायरेक्ट बात नहीं हो रही है। इसको पता नहीं क्यों इग्नोर किया जा रहा है, किस वजह से इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इसको करना नहीं चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। और ये बात लोगों को बाद में समझ आएगी, अरे क्या छोड़ दिया हमने। क्योंकि किसी सरकार को नहीं पता होता ना 2047 तक हम अपनी सरकार लेके जाएंगे, तो वो भी सरकार सोचती है क्या करो, अभी तक हो तो अभी का सोचो। तो ज्यादातर सरकारें यही सोचती हैं कि अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको सोचना चाहिए। यहाँ जो भी सरकार होती है वो यही करती है। लेकिन अब जैसे रशिया है, चाइना है, वो अपना 2050 का टारगेट, वो 2050 का टारगेट भी लेके चलते हैं। वो अपने हित के लिए भी सोचते हो 2050 का टारगेट लेके, क्योंकि उन्हें पता है कि यही सरकार आगे जानी है। डेमोक्रेसी तो है नहीं वहाँ पे कि पलट नहीं देखा जाए तो तानाशाही भी एक जगह पे सही है। हाँ, कहीं कहीं सही भी है। देखो तानाशाही में सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए डिक्टेटरशिप में कोई पॉजिटिव पॉइंट बताइए, तो डिक्टेटरशिप में करप्शन नहीं हो सकता, कभी भी करप्शन नहीं होता है। सबसे अच्छी उसकी पॉजिटिव चीज ही है, डिक्टेटरशिप में आप किसी भी तरीके का करप्शन नहीं कर सकते। क्योंकि डिक्टेटरशिप से क्या होता है कि अगर आपने ऐसी किसी गतिविधि में इन्वॉल्व हुए तो वो राजा है, वो जो कानून बनाएगा वही मानना होगा, और उसका कानून क्या होता है? सीधे फांसी देना होता है। वो तो कहते ही नहीं कि तुम अदालत जाओ, ये जाओ, अदालत कुछ सीन ही नहीं होता। तानाशाही मतलब यही होता। तो ऐसी जगहों में क्या होता है? सरकारी लोग जितने भी होते हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व होना कम कर देते हैं, तो ये करप्शन वाली चीजें खत्म हो जाती है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है डिक्टेटरशिप का, वरना डिक्टेटरशिप गलत भी बहुत, लोगों के अधिकार मारती है, अधिकार खत्म कर देती है लोगों को, नुकसान हो जाती है, फंडामेंटल राइट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देती है। तो ये चीजें हैं होती हैं। फिलहाल यही सब है समस्याएं। अभी तुम लोग थोड़ा थोड़ा समस्याओं को पढ़ना शुरू करोगे, आगे जब IAS देना होगा या फिर PCS का भी एग्जाम दोगे तो थोड़ा ब्रॉड पढ़ना पड़ता है। इतने में नहीं कि हिस्ट्री पढ़ लिया तो सिलेबस का पढ़ के हो जाएगा काम, नहीं होता है। पॉलिटी पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ने से काम हो जाएगा, नहीं होता है। अब सोच को बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे NCERT पता पढ़ने के लिए बताया ही क्यों जाता है
इसीलिए बताया जाता है अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, क्योंकि एनसीईआरटी दायरा बढ़ाती है। इसमें कितनी खूबसूरत खूबसूरत स्टोरीज दी हुई है, अगर आप देखोगे तो उससे क्या होता है, आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉलिटी के अंदर, जब रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आता तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी स्टोरी दी हुई है छोटी सी। उसके ऊपर एक बात करी गई, उन्होंने एक बच्चा है किसी घर में पैदा हो रहा है, उसका माँ बाप बहुत अमीर है पहले से, है ना, नेचुरल है, वो वहीं पैदा हो गया, और वो जहाँ पैदा हुआ वहाँ पे वो नेचुरल बेसिस पे पैदा उतना हुआ। उसके बाद में उसको हमेशा से वो वाली चीजें मिली हैं जो चीजें शायद आम लोगों को नहीं मिलती। वही ठाक बाट मिला है, रुपया पैसा, परवरिश अच्छी हुई है, बड़े अच्छे एजुकेटेड क्लास स्कूल्स में पढ़ने जा रहा है, तो उसको एजुकेशन भी बहुत अच्छा मिल रहा है, परवरिश भी बहुत अच्छी मिल रही है, तमाम समस्याएं उसके पास हैं नहीं। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ देखो, एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे की आर्थिक स्थिति ऐसी कि उसकी माता जी जो है उनके जो हस्बैंड है, बात करें तो हस्बैंड उनके बाहर नौकरी करते हैं, शहर में नहीं, ठीक है, हस्बैंड बाहर नौकरी करते हैं, शहर में नहीं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो बच्चे की माँ मजदूर है, मजदूरी करती है, ईटा ढोती है, ईटा ढो के कार्य कर रही है। अब वो अपने बच्चे को कैसे पालेगी? वो एक तरफ बच्चे को टांगती है, उसमें पिक्चर दे रखा है, वो आगे बच्चे को टांग रही है, पीछे ईटा ढो रही है, इस तरीके से बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। अब बच्चा यही देख देख के बड़ा हो रहा है, उसको वो ऐशो आराम ठाट बाट नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके से, और ना अच्छा एजुकेशन मिल पा रहा है। अगर बहुत एजुकेट करेगी उसकी माता जी तो उसको एक सरकारी स्कूल में भर्ती कराती, फीस नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे। तो आप कुछ सोचो, एक बच्चा जो इतने हाई रेपुटेड सीबीएसई आईसीएसई में पल बढ़ के बड़ा पढ़ाई करी उसने, और एक बार मुश्किल इतने संघर्ष करके शायद पढ़ पाए, वो भी कंफर्म नहीं, वो शायद पढ़ पाए, तो वो पढ़ के यहाँ तक बढ़ा। तो आप इसमें कभी कंपेयर कर सकते हो, इनको कभी बराबर ला सकते हो, कभी भी तो नहीं ला सकते। तो यही बोलता है रिजर्वेशन सिस्टम, कहता है कि जो लोग अपने तल से ही कमजोर हैं, आप उनको मजबूत तो करोगे ना, करने की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। आप उनको नेचर ने अगर ऐसा पैदा किया है तो इसमें उनकी क्या गलती है? उस बच्चे की तो गलती नहीं, वो वहां पैदा हो गया। तो ये चीज होती है, इस वजह से क्या होता है, तो ये ऐसी ऐसी स्टोरीज दी जाती हैं जिसकी वजह से आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। केस स्टडी काफी है। हाँ, केस स्टडी। अभी तक आप लोग शायद बहुत सारे लोग, मैं समाज में ऐसे बहुत बच्चों से मिला हूँ, क्लास में खड़े होकर बोल देते हैं सर रिजर्वेशन गलत है, खड़े होकर बोल देते हैं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए सर, गलत है, क्योंकि इसमें सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिल रहा है, और जितना मिलना था सब मिल चुका आजादी के बाद से अभी तक, क्यों जैसे मेरा मानना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर जहाँ पर हम जैसे परीक्षा में बताओ जा रहे हैं वहाँ सबको समान रखना चाहिए। देखो वो परीक्षा क्यों कराई जा रही है आपको पता है? परीक्षा अच्छे नागरिक, अच्छे सेवक को भर्ती करने के लिए तो कराई जा रही है। तो जब अच्छे सेवक उसके अंदर भर्ती होकर आएंगे, तो ये बताओ मुझे जरा, वो लोग कौन हो सकते हैं? क्या वो टीना डाबे हो सकते हैं जिनके माँ बाप सब पे सब हमेशा से ऑफिसर के रैंक में रहे, जिन्होंने शायद समाज में उतर के कभी देखा ही नहीं, गली में उतर गई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कभी उतरे होंगे वो गाड़ी पर से? सोचो नहीं उतरे होंगे ना। या फिर अगर हम बात करें एक ऐसे इंसान की, जिस व्यक्ति को अगर एक एग्जाम्पल ले लो, एक लड़का था संजय नाम का, उसके पापा रिक्शा चलाते और रिक्शा चला चला के उसको पाल पोस के बड़ा करा और उसको ऑफिसर बनाया, आईएएस बना वो लड़का जाके। तो वो संजय क्योंकि गली मोहल्ले देख चुका है, उसको पता है। एक नाम आपने बहुत सुना होगा, उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है रावत, वह बहुत पॉपुलर है, यूट्यूब पे रहते हैं। उनका बैकग्राउंड कभी आप पढ़ना, कितने धरातल के व्यक्ति हैं वो, ठीक है। और वो आज के समय में इतना काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ घुस के देख चुके हैं ग्राउंड में समस्याएं क्या है। टीना डाबे ने सिर्फ किताब में पढ़ा होगा कि ये समस्या है, ये समस्या, और एक बंदा वो जो प्रैक्टिकल देख रहा है जाके, प्रैक्टिकल की तो फर्क होगा ना दोनों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका सिस्टम है, इसके अंदर अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो रिजर्वेशन देना कोई गलत बात नहीं है। आर्थिक बेसिस पे रिजर्वेशन देना चाहिए, ये एक अच्छा पॉइंट उठाया गया था, और आर्थिक बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ध्यान ये भी रखना चाहिए कि हाँ, वो बच्चा किस संघर्ष करके उस पढ़ाई को पूरा किया है, तो आप उसको थोड़ा तो एडवांटेज दे दो। कितनी संघर्ष करके कोई इंसान आता है और पढ़ाई को पूरा करता है ना। एक तरफ अगर देखो बहुत आराम से कोई पढ़ लिख गया, एक तरफ बहुत संघर्ष करके कोई पढ़ाई कर गया, जैसे कि एनसीईआरटी की कहानी सुनाई तुम लोग। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। तो ये फर्क कैसे खत्म होगा? ये फर्क वो लोग खुद तो खत्म नहीं कर पाएंगे, तो इसको खत्म करने के लिए किसी तीसरे हाथ को तो आगे आना पड़ेगा ना। और वही तीसरा हाथ गवर्नमेंट आ जाती है, कह देती है चलो हम आपको आरक्षण दे देते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा आरक्षण चलता है। आरक्षण देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आरक्षण का दुरुपयोग होना वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। आरक्षण दुरुपयोग ज्यादा हो गया उसका,
हाँ कहीं कहीं हो जाता है, लोग गलत गलत तरीके के बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनवाने लगे आज के समय में। टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए। हाँ टैलेंट के हिसाब से भी होना चाहिए, टैलेंट भी ध्यान में रखना चाहिए। आज के समय में ईडब्ल्यूएस वाला जो बना है, अब आप ईडब्ल्यूएस में देखो लोग पैसा दे दे के सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, एक्चुअल में जरूरत नहीं लेकिन फिर भी बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी रिजर्वेशन मिल जाएगा उसके पैसे से। तो जहां आपको नीड नहीं है वहां किसी का हाथ ही तो मार रहा, कोई और सीट चली जाएगी आपकी वजह से, और आप इस बात से कभी खुश तो नहीं रह पाओगे, मुझे लग रहा है ना। तो ये चीजें होती हैं, ध्यान में रखना चाहिए बहुत सारी चीजें। अब यही मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी को जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो यही ओपन होगा दिमाग जो है ना। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद में इंसान आईएएस बन पाए चाहे ना बन पाए, अधिकारी बन पाए ना बन पाए, एक अच्छा इंसान जरूर बन जाता है और एक अच्छा नागरिक जरूर बन जाता है। सबको समान व्यवहार से हाँ, उसके अंदर जो क्षमताएं क्रिएट होती है ना वो शायद किसी ह्यूमन में नहीं हो सकती, नॉर्मल ह्यूमन में। आप कभी भी किसी कॉर्पोरेट के इंसान से मिल लेना, किसी बिजनेस के इंसान से, किसी इंजीनियर, डॉक्टर, किसी से भी मिल लेना, हर व्यक्ति के अंदर वैसी भावनाएं आपको देखने को मिलेंगी ही नहीं जैसे एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले व्यक्ति के अंदर हो। एक अलग ही जोन में चला जाता है इंसान, क्योंकि इतना सब पड़ा हुआ है, देखी हुई ये सारी चीजें, है ना, वो सब होती। चलिए स्टार्ट। यस सर। तो दो टॉपिक हम लोग के बच्चे बॉडी हिस्ट्री में इसी के ऊपर चर्चा करनी है आज। इसके बाद में लगा देंगे कुछ क्वेश्चन हम लोग हमेशा लगा रहे हैं। सर चीनी क्रांति हुई अभी नहीं? और ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसएसआर का वेक्टर, है ना। तो यूएसएसआर के वेक्टर को बेसिकली हम लोग को पढ़ना है आज, जो 1991 में हुआ। डेट है 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो ये मैंने कल आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाया था जब लास्ट क्लास हमारा हुआ था, उसमें शीत युद्ध पढ़ाया था, है ना। शीत युद्ध या फिर कुछ मैंने और शक्तियां बताई थी आपको कि बाइपोलर वर्ल्ड था, यूनिपोलर वर्ल्ड था, मतलब एक ध्रुवीय शक्तियां थी, द्विध्रुवीय शक्तियां थी। तो दो ध्रुव की शक्तियां बेसिकली आपस में टकराई हुई थी, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर था। अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसको बेसिकली कहते हैं, ये दोनों शक्तियों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। अब ये दोनों शक्तियों का कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली ये था कि यूएसए कभी भी यूएसएसआर को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता था और सुपर पावर के तौर पे नहीं देखना चाहता था। लेकिन यूएसएसआर अगर बात करें हम लोग 1922 में, आपको याद होगा कि यहाँ पे स्टालिन आए थे। जब हम लोग यहाँ रशिया की क्रांति की बात कर रहे थे तो हमको याद होगा कि हमने पहले पढ़ा था रशिया की क्रांति में निकोलस जार वहां का राजा हुआ करता था, उसको उखाड़ के फेंक दिया फरवरी की क्रांति में 1917 में। और उसके बाद अक्टूबर की क्रांति में वहां बोल्शेविक ने अपने हाथों में पूरी की पूरी पावर ले ली। बोल्शेविक की पावर के बाद में ये पावर किसके हाथों में चली गई? फिर स्टालिन के हाथों में चली गई। और तब से लेकर 1991 तक रशिया लगभग 50 सालों से भी ज्यादा सुपर पावर बना रहा है दुनिया भर में। यूएसए की बातें जरूर होती थी, यूएसए एक सुपर पावर था जरूर, लेकिन उसके साथ में एक सुपर पावर और खड़ा था। वो कौन था? वो रशिया था। तो रशिया और यूएसए के इस कॉन्फ्लिक्ट ने आपस में यूएसए को मजबूर कर दिया कि रशिया का किसी भी तरीके से ब्रेक कर दिया जाए, यूएसएसआर को तोड़ दिया जाए। तो यूएसएसआर को तोड़ा कर दिया। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन कर दिया गया बेसिकली, क्योंकि यही शीत युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका देखा कि आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, इन कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए, सीधा विघटन ही करा दो यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर का जिस दिन विघटन हुआ उस दिन सोवियत संघ एक बहुत बड़ा रीजन था। इस पूरे के पूरे रीजन को टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 15। ठीक है, मतलब आप सोच लो यूएसएसआर एक देश है अभी तक, और उस यूएसएसआर को पूरा का पूरा एक देश को ऐसे कर करके 15 हिस्सों में टोटल डिवाइड कर दिया गया इस तरीके से। मतलब एक देश ये चला गया, एक देश ये चला गया, ये अलग अलग सारे के सारे ये देश बना। तो इतने सारे देशों को बनाया गया, टोटल 15 नेशंस यहाँ से क्रिएट हो गए। ठीक है, 15 राष्ट्र यहाँ से इसके विघटन के बाद में क्रिएट होना शुरू हो गए। अब ये 15 राष्ट्र ज्यादा मजबूत होंगे या फिर जो एक राष्ट्र था वो ज्यादा मजबूत होगा? एक राष्ट्र, यूनाइटेड राष्ट्र जो था वो ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए यूएसएसआर की जो शक्तियां थी अब वो 15 शक्तियों में
विभाजित हो गए। और इसीलिए आप देखेंगे आज के समय में रशिया उतना मजबूत नहीं बचा जितना पहले यूएसएसआर हुआ करता था। तो इस विघटन के पीछे की कहानी है, कहानी यही है कि कहां से सोवियत संघ बना और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, उसके बाद में सोवियत संघ टूट कैसे गया। हम लोग बार बार जब सोवियत संघ की बात कर रहे हैं तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ का मतलब बेसिकली सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ है, ठीक है। ये वैसा संघ है जिसके अंदर समाजवादी विचारधारा गणतंत्र के रूप में कार्य कर रही है। टोटल 15 नेशंस की मिला के, ठीक है, 15 राष्ट्र यहाँ पर एक साथ मिले हुए हैं जो अभी अलग अलग राष्ट्र नहीं थे, एक ही राष्ट्र है जिसको सोवियत संघ बोला जा रहा है। इसका गठन बेसिकली कब शुरू हुआ था? 1917 की बात है। जब हम लोग 1917 के अंदर आते हैं तो 1917 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर रूसी क्रांति हुई थी, पढ़ चुके हम लोग, पीछे हम लोग ने देखा। तो 1917 के अंदर जब रूसी क्रांति हुई तो इस रूसी क्रांति को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक बोला जाता है फेब की क्रांति और एक को बोला जाता है अक्टूबर की क्रांति। ये आप लोग पीछे जाके रिवाइज करेंगे तो आपको ये दो चीजें मिलेंगी जब मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो फेब की क्रांति जब हुई या फरवरी की क्रांति जब हुई थी तो उस समय में यहाँ पर राजा थे निकोलस जार, ठीक है। निकोलस जार को बेसिकली यहाँ पद से ही हटाना, लोगों ने, जनता ने वहां विद्रोह किया, इनको पद से हटा दिया गया। जैसे ही इनको पद से हटाया गया इसको क्या कहा गया? फरवरी की क्रांति। अक्टूबर में क्या हुआ? फिर अक्टूबर में एक सरकार आई जिसको बोला जाता था बोल्शेविक, ठीक है। बोल्शेविक की सरकार ने अक्टूबर की क्रांति यहाँ पर लेके आया और इन्होंने अपनी एक सरकार बनाई। इस सरकार को बेसिकली बोला गया, हम लोग बात करें बोल्शेविक की सरकार, और इसमें राजा कौन बना था? लेनिन, मतलब वहां का सर्वोच्च अधिकारी किसको बनाया गया था? लेनिन को बनाया। अब लेनिन यहाँ के हाईएस्ट ऑफिसर बने और लेनिन के हाथों में पूरा का पूरा यूएसएसआर आ गया। जैसे ही इनके हाथों में यूएसएसआर आया, अब आपको पता है कि जर्मनी क्या करता था? साम्राज्यवाद की नीति को अपनाता था, अलग अलग देशों को या अलग अलग रीजन को कलेक्ट करके अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करता था। लेनिन के कुछ विचार वैसे ही थे, इन विचारों को पूरी तरीके से आगे बढ़ाया 1922 में किसने? स्टालिन ने। ये भी पढ़ा है आप लोग स्टालिन के बारे में। 1922 में स्टालिन यहाँ पर आए और स्टालिन ने आके यहाँ पे घोषणा कर दी कि आज से यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट होगी वो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होगी। टोटलिटेरियन का मतलब बेसिकली यही होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसको बदला ना जा सके, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जिसको बदला ना जा सके। मतलब अगर भारत का एक एग्जांपल ले लो, अगर भाजपा है और भाजपा को अगर टोटलिटेरियन क्रिएट कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया, तो ये गवर्नमेंट तब तक चलती रहेगी जब तक जनता विद्रोह नहीं करेगी, बड़े आंदोलन नहीं चलेंगे, अपोजिशन खत्म कर दी जाएगी पूरी तरीके से। तो स्टालिन ने यही काम किया था। स्टालिन ने वहां सारी अपोजिशन को खत्म कर दिया और अपोजिशन के एंड होने के बाद में यहाँ पर स्टालिन ने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा यूएसएसआर पे कंट्रोल स्थापित किया और कंट्रोल स्थापित करने के बाद में इसी को इस समय बोला गया सोवियत यूनियन। क्या बोला गया था? सोवियत यूनियन, जिसको हम लोग सोवियत संघ के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी ये कोई सोवियत संघ नहीं था, कई सारे राष्ट्रों का संघ नहीं था। स्टालिन ने आके ये परंपरा शुरू करी और उस परंपरा के बाद में ये टोटल क्या बन गया? एक सोवियत संघ बन गया। तो इसकी उत्पत्ति तो हमें पता चल गई कि सोवियत संघ की उत्पत्ति कुछ इस तरीके से हुई होगी। सर अमेरिकन इसलिए भी हो सकता है थोड़ा होगा कि वो कैपिटलिस्ट है और ये समाजवादी। हाँ बिल्कुल, वो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो रही है दोनों में, हमेशा पूंजीवाद और साम्यवाद की विचारधाराओं के अंदर ये डिफरेंस रहा है। तो ये देखिए बेसिकली यहाँ पर इन लोगों के बीच में जो सोवियत यूनियन की उत्पत्ति हुई वो होने के पीछे का कारण क्या है? रशिया के अंदर हुआ उस समय का रिवॉल्ट। आगे देखिए 1922 के बाद से आगे कहानी जैसी जैसे 1924 तक पहुंची। 1924 में अब इन्होंने क्या करा? स्टालिन ने इसको अब पूरी तरीके से, देखो एक तो होता है कि आपने पॉलिटिकली कंट्रोल स्थापित कर दिया, राजनीतिक रूप से पूरे सोवियत संघ के ऊपर कंट्रोल है। 24 के आते आते उसने क्या करा कि सोवियत संघ को अगर एक कंप्लीट संघ बनाना है तो हमें दूसरे देशों की निर्भरता कम करनी पड़ेगी, उनसे निर्भर होना
नहीं है। अगर आप उनके ऊपर निर्भर रहोगे तो बार बार इंटरफेयर करेंगे कि भाई तुम अपने राष्ट्र को तोड़ो, कमजोर करो, या जो भी इस तरीके की बातें कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। वो औद्योगिक क्रांति का दौर भी था उस समय। औद्योगिक क्रांति 1920वीं शताब्दी में दिखती भी बहुत तेजी से डेवलप होती है। यूएसएसआर ने अपने यहाँ वो चीजों को करना शुरू किया। स्टालिन ने लोगों से बहुत सारे मैनिफेस्टो दिए थे, मैंने बात की थी आपको कि जब इलेक्शन होने वाले थे तो उसमें मैनिफेस्टो दिए थे बहुत सारे, और उसके अंदर लोगों को यकीन दिलाया था कि अगर स्टालिन यहाँ पर बना तो स्टालिन बनने के बाद में हम आपको वो सारी सहूलियतें देंगे जो देश का किसी और हिस्से में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं दे रहा। तो इन्होंने किया, औद्योगिक क्रांति के रूप में आर्थिक रूप से इन्होंने अपनी कंट्री को इतना मजबूत कर लिया कि ये कंट्री किसी के सामने ना तो हाथ फैलाएगी ना किसी से बैक करेगी, भीख मांगेगी। तो ये इतनी मजबूत हो चुकी थी 1924 तक। 1941 का दौर आया। अब इस समय में आपको पता है क्या चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक है, विश्व युद्ध चल रहा था इस समय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर यूएसएसआर किधर से था ये भी पता होगा आपको, कौन सी पावर्स को इसने ज्वाइन किया था? सेकंड विश्व युद्ध में यूएसएसआर ने किसको ज्वाइन किया था? एलिट पावर को ज्वाइन किया था। कौन थी एलिट पावर? यूएसए हाँ, और ब्रिटेन। यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर, यही सब थे, ठीक है। इनकी और एक फ्रांस की भी बात कर लो, फ्रांस की भी था, ठीक है। तो ये सारी की सारी पावर इधर थी। अब यहाँ पर जर्मनी के ऊपर इन्हें कंट्रोल करना था, क्योंकि जर्मनी ने इनके ऊपर अटैक किया ना, याद होगा आपको, तभी यूएसएसआर ने अगेंस्ट में किया था। तो पहली बात तो विश्व युद्ध में ये लोग कूदना नहीं चाहते थे, क्योंकि जर्मनी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। तो अटैक करने के बाद में ये जबरदस्ती क्या करे, युद्ध के अंदर कूदे। और जब ये युद्ध के अंदर कूदे तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक यूएसएसआर जो पहला था 1939 में 1945 तक वो नहीं बचा। नहीं बचा का मतलब क्या, और कमजोर हो गया? नहीं, कमजोर नहीं हुआ यूएसएसआर। यूएसएसआर अब और ज्यादा मजबूत हो गया। कैसे मजबूत हो गया? क्योंकि अब इन्होंने क्या करे, हथियार इकट्ठे करना शुरू करे। अब इन्होंने क्या करा, अपनी मैन पावर बढ़ाना शुरू की। अब इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना शुरू किया। तभी तो आप देखोगे पूरे कोल्ड वॉर के पीरियड में क्या हो रहा है, ये लोग हथियार तो इकट्ठे कर रहे हैं, सारे के सारे लोग बैठे। तो यूएसएसआर इस समय में और मजबूत हो गया। अगर हम लोग यूएसएसआर की उत्पत्ति की बात 1917 से कर रहे हैं, जो 22 में फाइनली हो चुकी थी, वो अब फाइनल जाके 1945 तक अगर देखें तो इतनी मजबूत हो चुकी है कि 1945 में सेकंड विश्व युद्ध आते आते ये सरकार काफी ज्यादा मजबूत हो, ठीक है। तो यूएसएसआर अब एक संगठित फॉर्म में एक ऐसा राज्य बन चुका था जो राज्य शायद अब किसी भी दूसरी बाहरी शक्ति के द्वारा किसी भी तरीके से यहाँ पर बटने नहीं वाला, ठीक है। तो एक यूएसएसआर एक कंप्लीट फॉर्म में पावर बन चुकी है। देखिए 1953 में ये पावरफुल बनते चले जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। स्टालिन की मृत्यु होती है क्योंकि स्टालिन ने ही तो देश में एक परंपरा शुरू करी थी, और वो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की जो हम बात करते हैं, मतलब अपोजिशन है ही नहीं, ठीक है। स्टालिन अकेला राजा है और अकेले वो राज करता है, और उसके अलावा कोई भी वहां पे राजा नहीं। तो स्टालिन वहां पर अगर अकेला राजा है तो उसकी मृत्यु के बाद में ये सीन कैसे क्रिएट हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा, इसकी अगर थोड़ी सी बात की जाए। तो स्टालिन की अगर बात की जाए बेसिकली, तो स्टालिन 1953 में जैसे यहाँ पे गया, उसके बाद में कुछ दूसरे शासक यहाँ पर आएंगे जिनका कंट्रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। उनमें से एक नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव, बड़ी जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी। मिखाइल गोर्बाचेव जो है बेसिकली, इनके बारे में अभी बहुत कुछ बता दिया मैंने पीछे, शायद तुम लोग आधे घंटे से ज्यादा लेट हो, ठीक है। जो लोग अभी आए बहुत कुछ बता दिया। यूएसएसआर का विघटन बस होने वाला है लास्ट समय। एक फिर से बता देता हूँ, छोटा सा समरी के फॉर्म में फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने अभी तक क्या क्या बताया। 1917 से बात शुरू करी थी। रशिया का क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, उसके बारे में हम आप लोग जानते हैं। रशिया की क्रांति जिस समय हुई थी 1917 में, उस समय आपको पता है कि दो क्रांतियां हुई थी, एक फरवरी की क्रांति थी और एक अक्टूबर की क्रांति थी। फरवरी की क्रांति के अंदर क्या हुआ था, राजा निकोलस जार को उठा के फेंक दिया था सत्ता के ऊपर से, और अक्टूबर की क्रांति में बोल्शेविक ने अपनी सरकार बना ली थी वहां पे।
बोल्शेविक की सरकार आई थी, लेनिन की पावर आई, लेनिन की एक नीति थी, और वो नीति क्या थी? हमें अपने देश को संगठित करना है, एक संघ बनाना है। इस संघ की कल्पना को पूरा करा आगे किसने? स्टालिन ने। जब स्टालिन 1922 के बाद में आया तो उसने 1922 के अंदर आके सीधे क्या करा? इसको सोवियत संघ का नाम दिया। एक्चुअल में सोवियत संघ कब से बना? स्टालिन के बाद में आके इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सोवियत संघ ये नेशन एक संघ के फॉर्म में बना। इतने सारे राष्ट्र जो थे वो सब एक साथ मिलकर अब एक शक्ति बन चुके थे, जिसके ऊपर अकेला शासक कौन था? स्टालिन था। स्टालिन ने 1924 तक आर्थिक रूप से अपने आप को इतना मजबूत किया कि किसी के ऊपर हमें निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। तो उसने अपनी औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और औद्योगिकरण को काफी ज्यादा तरजीह दी गई। यहाँ पे इतना मजबूत कर लिया उसने रशिया को कि आगे आने वाले समय में रशिया किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहता था। 1940s का वो दौर फिर आया जब रशिया या यूएसएसआर की अगर बात करी जाए, अभी तो यूएसएसआर ही है, तो यूएसएसआर की अगर बात की जाए तो यूएसएसआर वर्ल्ड वॉर में नहीं जाना चाहता था, उसकी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन जर्मनी, हिटलर ने अपनी संधि को तोड़ा और संधि को तोड़ते हुए अटैक कर दिया था यूएसएसआर के ऊपर, जिसकी वजह से यूएसएसआर नाराज होकर कूद के आया और 1941 में यूएसएसआर की यहाँ से पूरा का पूरा इतिहास बदल जाता है। 1941 के बाद से 45 तक की अगर बात की जाए, यूएसएसआर यहाँ अपने आप को और मजबूत कर लेता है। एक इंसान होता है वॉर में गया तो लुट गया, बर्बाद हो गया, उसके बाद में कुछ नहीं बचा। जर्मनी एक एग्जाम्पल है, फ्रांस, इटली एग्जाम्पल है। लेकिन यूएसएसआर युद्ध में गया, वो इतना मजबूत होकर निकला चीज से कि आने वाले 50 सालों तक अगर एक सुपर पावर कोई था वो कौन था? यूएसएसआर था। तो ये यूएसएसआर इतना ज्यादा संगठित और मजबूत हुआ, इसके पीछे स्टालिन की जो सोच थी उसकी वजह से हुआ। और स्टालिन की सोच क्या थी? अपोजिशन को पूरी तरीके से खत्म कर देना और अपनी सरकार चलाना, और ये करता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1953 में उसकी हो गई मृत्यु, और 1953 में मृत्यु होने के बाद में वहां काफी समय तक सरकारें बदलती रही, कोई गया कोई आता रहा, लेकिन फाइनली एक व्यक्ति मिला हमको जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ नीतियां अपनाई, जिन नीतियों की वजह से पूरे यूएसएसआर का विघटन हो गया। और ये यूएसएसआर एक जो कंबाइंड एक बहुत बड़ी पावर थी, जिसको पूरे 15 भागों में डिवाइड कर दिया गया उस समय। ठीक है, आगे चलकर 5-6 राज्य और इसके बनाए गए थे, लेकिन वो आगे की बातें हैं। फिलहाल कितना 15 भागों में एक बड़े यूएसएसआर को डिवाइड कर दिया गया और 15 छोटे छोटे देश बना दिए। ठीक है, तो ये यूएसएसआर का विघटन है। इसकी उत्पत्ति की बात हम लोग ने कर ली। अब विघटन कर कौन रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? वो है गोर्बाचेव। गोर्बाचेव बेसिकली 1985 की बात है। ये सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्योंकि इनको पता है कि यूएसएसआर इनको जो मजबूत मिला है, इतना स्ट्रांग मिला है, वो विरासत में ही मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि इन्हें बनाना है यूएसएसआर को ऐसा करके। अभी क्लास में आते एक एग्जांपल दे रहा था ना तुम लोग एनसीईआरटी वाला, है ना, बताया, वही है, वही समझ लो। तो बेसिकली विरासत में जो चीज मिली हुई हो उसको उपभोग करना बहुत आसान तो होता है, लेकिन उसको संभाल पाना ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो जैसे वही वाले बच्चे की अगर बात ले लो कि वो बच्चा बहुत अमीर खानदान में पैदा हुआ, शुरू से अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, बड़े स्कूल्स में पढ़ रहा है, दिल्ली जाके आईएएस की कोचिंग कर सकता है ना, 2-3 लाख रुपए अपने बर्बाद कर सकता है, तो ऐसे बच्चा बर्बाद मतलब यूटिलाइज हो जाता है, 90% से ज्यादा बर्बाद कर देते हैं इसके बाद। तो वो जो है बेसिकली यहाँ पर वो बच्चा तो आईएएस बन जाएगा, जो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो तय बात है बन जाएगा। लेकिन एक बच्चा मनोज जैसा है ना, 12वीं फेल देखिए, वो शायद कितने एफर्ट करे, कितनी बार फेल हो, उसके बाद में ऐसे बच्चे तुम्हें पता है 10 साल में हजारों में एक मिलता है, और उसको इतना पब्लिश किया जाता है, इतना पब्लिश किया जाता है, इतना पब्लिश किया जाता है, उसका इतना एडवर्टीजमेंट होता है कि हम लोग उसी को देख के मोटिवेट हो जाते हैं। हमको पता नहीं है ये बात कि हम लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। अगर प्रैक्टिकल होती है हर साल ऐसे बच्चे निकल रहे होते, लेकिन ये बात प्रैक्टिकल नहीं, और हम लोग उसी में खो जाते हैं। हमें लगता है यार मनोज कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उससे तो अच्छा ही हूं मैं, लगता है ना हम लोग। लेकिन एक्चुअल में ये कहानियों को इतना पब्लिश न्यूज़पेपर के द्वारा किया जाता है, या फिर इनकी स्टोरीज इतनी बनाई जाती है, जिससे हम लोग को लगता है कि हमको ये एग्जाम निकाल लेना बहुत आसान है ना। अभी मैंने कुछ समय पहले एक स्टेटस लगाया था, मतलब वो उसमें एक व्यक्ति हंस रहा है बहुत, और उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसके लिए हंसी आ रही है जो लोग ये देख के सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट देख के आए हैं कि हमारा भी यूपीएससी हो जाएगा, है ना। तो ये यूपीएससी के एग्जाम को उस तरीके से लोग
को मोटिवेशन मान लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं। तो एक व्यक्ति तो है, चलो मान लिया उसको बहुत सारा पैसा और बहुत सारी सहूलियतें, रिसोर्सेज मिली हुई हैं, शायद उसके लिए ये सर्विस आसान हो जाएगी, वो तो ये कार्य कर लेगा, लेकिन बनने के बाद में क्या उससे सर्वाइवल हो पाएगा? बोला जाता है आईएएस बनना कोई टफ बात नहीं, आईएएस बने रहना बहुत टफ होता है ना। तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है इस फील्ड के अंदर। तो आप सर्वाइवल कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, ये चीजें आपके सामने एक चैलेंज लाती है, क्योंकि आप बना तो गए अपने सपोर्ट सिस्टम से, जो भी है फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, लेकिन बाद में क्या होगा, जीना तो आपको अकेले सर्विस के दौर में परिवार को लेकर तो जियोगे ना उस पैसे को लेकर जियोगे, वहां पैसों की जरूरत ही नहीं है ना, वहां तो आपको इस सोच की और इस दिल की जरूरत है जिससे आपको कार्य करना है, ठीक। तो जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाया। तो यही थे वो व्यक्ति जिन्होंने इसको फायदा तो उठाया, रिसोर्सेज मिल तो गई, विरासत में सब कुछ बड़ा बढ़िया मिला इनको, बनाया सब कुछ मिला, लेकिन आगे चल के उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। यूटिलाइज ऐसे नहीं कर पाए 1985 में जब ये आया, उसके बाद से इन्होंने जिन जिन पॉलिसीज को या नीतियों को अपनाना शुरू किया वो शायद यूएसएसआर के लिए विपरीत होती चली, नेगेटिव होती चली गई। यूएसएसआर वन ऑफ द सुपर पावर है, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। कोल्ड वॉर के दौरान पूरा हम लोग ने देख लिया, दो ही सुपर पावर यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए तो हमेशा से कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से यूएसएसआर को तोड़ दिया जाए, ठीक है, लेकिन यूएसएसआर जो है वो अपने आप को बचाएगा कैसे? अगर यहाँ पे एक अच्छा नेता होता तो शायद बच जाता। ये आए, इन्होंने आते ही क्या करा, कुछ पॉलिसीज को अपनाना शुरू किया। इनमें से एक सबसे निगेटिव पॉलिसी जो थी वो थी ग्लासनोस्ट एरा। ग्लासनोस्ट एरा बेसिकली, एरा का मतलब यहाँ पे समाज को बोला जा रहा है, उस जमाने को बोला जा रहा है। तो ये है क्या, ग्लासनोस्ट एरा। इन्होंने ग्लासनोस्ट की पॉलिसी को अपना लिया, और ग्लासनोस्ट की पॉलिसी रशिया के लिए ठीक नहीं थी, यूएसएसआर के लिए, और लोगों के लिए ठीक हो सकती है क्या ग्लासनोस्ट? ग्लासनोस्ट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता देना। क्या बोला जाता है? राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता देना, जिसके अंदर आर्थिक पैमाने भी आते हैं कि आर्थिक रूप से भी लोगों के पास में अपने अपने राइट्स होंगे। इन्होंने क्या करा, वहां लोगों को अपने अपने अधिकार देना शुरू करे। और यूएसएसआर अभी तक मजबूत था या स्ट्रॉन्ग था, किसकी वजह से था? वो इसी वजह से था क्योंकि एक हाथ में पावर रहती थी और वो पावर को बहुत अच्छे से चला पाता था, इस टाइप की बात कर। लेकिन इन्होंने क्या करा, बोले नहीं यार ये ठीक नहीं है। अपोजिशन में और लोग भी तो हैं, बोले साम्यवादी अगर चलता रहेगा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इनको किसी ने समझा दिया आगे कि समाजवाद भी चलने दो थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत पूंजीवाद को भी सहारा दो। तो इन्होंने क्या करा, इन चीजों को बढ़ाना शुरू कर दिया। बोले साम्यवाद से सिर्फ काम चलेगा, हम थोड़ा समाजवाद को भी सहारा देंगे, पूंजीवाद को। ऐसी राजनीतिक गतिविधि करने वाली पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और जैसे ही छोड़ा, वो पार्टी कौन निकली? वो निकले मॉस्को, वो निकले यूक्रेन। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रांत जो हैं उनमें ये आइडियोलॉजी पहले पनप रही थी। अब आज के समय में यूक्रेन की अगर आप लोग आइडियोलॉजी देखोगे, साम्यवादी नेता नहीं है वहां पे साम्यवाद या कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो नहीं होती। वो सीधा सीधा समाजवाद की बातें करते हैं। वहां के जो लीडर समाजवाद की बातें या सोशलिज्म की बातें करते हैं। सोशलिज्म के अंदर कैपिटलिज्म खुद आता है, आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो वो आ ही जाता है क्योंकि वो कैपिटलिज्म का खुल के विरोध करने वाले लोग नहीं। तो बेसिकली जब वहां पे इस आइडियोलॉजी के लोग रह रहे थे, तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारा देश अलग दे दो हमें, ऐसे लोग चाहेंगे। तो ऐसे ही पूरे यूएसएसआर में जो विभाजित वर्ग था अलग अलग, वो सब ने अपने अपने आप को तोड़ तोड़ के अलग अलग करना शुरू कर दिया, इनकी गलती की वजह से। क्योंकि इन्होंने क्या करा था, लोगों को छूट देना शुरू कर दी, ठीक है। और वो छूट ऐसी थी और वो छूट कैसी थी? वो छूट बेसिकली ऐसी थी कि राजनीतिक गतिविधियां ही नहीं, सारी की सारी पूरे रशिया के अंदर जो भी गतिविधियां होंगी उसके अंदर लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी। जैसे स्वतंत्रता भारत में थी, कैसी? प्रेस की स्वतंत्रता थी, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता थी, सरकार को क्रिटिसाइज करने की स्वतंत्रता थी। ये सारी स्वतंत्रता अगर मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी, तो जिन जिन लोगों ने अपने आप को 50 सालों से दबा के रखा होगा कि हमको हमारे अधिकार नहीं मिला, चलो सरकारी ऐसे क्या करा जाए, वो लोग तो आगे आ जाएंगे ना। वो कहेंगे नहीं, हम तो अब नहीं झेलेंगे, हमें तो राइट मिल गया, और लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो जब लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया, इसी ने क्या करा, यहाँ पर पूरे के पूरे विघटन के लिए पूरा पैमाना तैयार कर दिया था। तो ये शुरुआत इन्हीं के समय में हुई, 1985 से ही हुई, ठीक है। इसी समय में दूसरा जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई, वो दूसरी पॉलिसी थी बेसिकली पेरेस्ट्रोइका बोला जाता है। ये सब रशियन वर्ड है, ठीक है। तो वो वर्ड यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, लेकिन उसके मीनिंग बता दे रहा हूँ, ठीक है।
पेरेस्ट्रोइका बेसिकली बोला जाता है आर्थिक पुनर्गठन को, ठीक है। आर्थिक पुनर्गठन का मतलब बेसिकली इकोनॉमिक रूप से फिर से कंस्ट्रक्ट करना अपने कंट्री को। इकोनॉमिक रूप से कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्होंने बोला लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है, सरकार अकेली कार्य करके नहीं कर सकती। तो इन्होंने क्या करा, उसके लिए बेसिकली रशिया के अंदर निवेश की नीति को रख दिया। अब निवेश का मतलब समझते होंगे आप लोग, इन्वेस्टमेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपने लोग ने ये भी पढ़ा होगा कि एफडीआई नाम की भी कोई चीज होती है। क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब विदेशी लोग जब आके इन्वेस्ट करें आपके देश के अंदर, तो ऐसी नीतियां भी होती है। इस नीतियों से भारत ने अपने आप को भी बंद करके रखा हुआ है। ये वो समय है जब इस समय की बात करो, भारत अलाउ नहीं करता था कोई विदेश की कंपनी आए या विदेश के लोग आए और हमारे यहाँ के निवेश करें। लेकिन ऐसे समय में रशिया ने या यूएसएसआर ने अपने निवेश की नीति को खोल दिया। अब निवेश की नीति खुलेगी तो बाहरी लोगों का प्रभाव भी बढ़ेगा। यूएसए तो चाहता था हमेशा से कि किसी भी तरीके से रशिया में घुसने का मौका मिले, ठीक है। और जैसे ही रशिया में घुसने का मौका मिलेगा, हम वहां पे समझ जाएंगे कि क्या क्या समस्याएं और लोगों को भटकाएंगे उसी के लिए और उसका फायदा उठाएंगे। तो बहुत सारी यूएसए की कंपनीज एक एक दो दो करके रशिया के उन प्रांतों के इर्द गिर्द पहुंचना शुरू कर दी जो ये इन्होंने यहाँ पर नीति अपनाई थी उसके बाद, ठीक है। एक तो राजनीतिक आजादी दे दी, अब आर्थिक आजादी ऐसी अपने देश के लोगों को देते तब भी ठीक है, इन्होंने विदेशी लोगों को दे दी। और विदेशी लोग जब आपके देश के अंदर आएंगे तो इतने बड़े राज्य को सब नोच के बांटने की कोशिश ही करेंगे, और इन्होंने वही कार्य किया। आर्थिक पुनर्गठन जैसे ही हुआ, निवेश लोगों ने करना शुरू किया, और निवेश के बाद में प्रॉब्लम क्या हुई, ये देश टोटल 15 भागों में धीरे धीरे करके विभाजित हो गया, ठीक है। तो ये दो इनकी नीतियां थी जिसकी वजह से बेसिकली पूरा का पूरा यूएसएसआर विभाजित हुआ, ठीक है। इस समय में 1989 की क्रांति हो गई इनके समय, ठीक है। और क्रांति का मतलब बेसिकली यहाँ के लोग जो थे जिनको इन्होंने आजादियां दी हुई थी कि राजनीतिक रूप से आजादी है, जिसको राजनीतिक आजादी है वो तो अपनी डिमांड्स की बातें करेगा, अपने राइट्स के अधिकार की बातें करेगा। तो जो अधिकार मिले उन अधिकारों के बेसिस पे यहाँ पर बात की गई कि भाई ठीक है हम आपको अधिकार देते हैं। लोगों ने अधिकार मांगे अपने, तो कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो आपस में भिड़ जाएंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, गैर कम्युनिस्ट लोग सारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को विरोध करते हुए अगेंस्ट में कर देते हैं क्रांति, और कहते हैं ऐसे राजा को यहाँ पे रहना हम ठीक नहीं समझते, और अगर राजा को रहना तो रहे, हमें हमारा अलग देश दे। और ये 1989 में ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ, और इसके बाद में लगातार ये क्रांति इतनी तेजी से फैली कि पोलैंड जैसा इलाका जो मैंने आपको बताया था सोवियत सेक्टर में आ चुका था। जब इसको बांटा गया था तो वो बंटवारा होने के बावजूद भी सोवियत इनके हाथों से निकल गया, और मतलब पोलैंड इनके हाथों से निकल गया सोवियत के हाथों से, और धीरे धीरे ये 15 विभाजन हो गए इस पूरे के पूरे देश में, ठीक है। तो कारण कौन है, बेसिकली कारण है स्टालिन के बाद में आई हुई वो आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी ने यूएसएसआर, क्योंकि देखो कभी भी कोई चीज बड़ी होती है या डेवलप होती है तो किसी एक विचारधारा के साथ में होती है। अगर आप उस विचारधारा को ब्रेक करोगे, तोड़ दोगे, तो शायद वो चीज वैसी ना रह जाए, ठीक है। हम लोग जैसे अपनी संस्कृति फॉलो करते हैं, कल्चर कुछ फॉलो करते हैं, अब हम अपना कल्चर कुछ छोड़ के किसी दूसरे कल्चर के अंदर जाने की कोशिश करें तो उससे हमारा कल्चर बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं बचेगा शायद जो पुराना कल्चर रहेगा। तो अगर देखा जाए जो प्राचीन इतिहास में भारत कल्चर अपनाता था, क्या वो आज के समय में बचा? नहीं बचा, क्योंकि हमने धीरे धीरे छोटी छोटी आजादी देना शुरू करी सबको, जिससे हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया। यही काम इन्होंने करा। रशिया इतना संगठित राज्य था जो शायद कभी टूट ही नहीं सकता था। यूएसएसआर हमेशा इतना ब्रॉड रहता, दुनिया में हमेशा सुपर पावर बन के रह सकता था, लेकिन इन्होंने क्या करा, छोटी छोटी चीजों में चेंज करना शुरू किया, और चेंज करके लोगों को आजादी दी। लोगों को ही नहीं, बाहरी लोगों को भी आजादी दे दी कि तुम लोग भी आओ, और उसी ने क्या करा, इसका प्रॉपर विघटन कर दिया। 1989 में बर्लिन की दीवार का पतन हुआ था, इसी क्रांति के दौरान हुआ था। बर्लिन की दीवार याद है आपको, जो हम लोग ने बात की थी, एक आयरन कर्टेन बना, उसके बाद में बर्लिन की दीवार बनी, और बर्लिन की दीवार को इसी समय तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब यूएसए और यूएसएसआर में कोई बीच में एक बाउंड्री नहीं आएगी, क्योंकि कोल्ड वॉर जैसी कोई चीज नहीं है। अब यूएसए आ सकता है यूएसएसआर के अंदर अपना व्यवसाय करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सब चीजें थी। विघटन हो गया 1991 में, यहाँ पर सरकारें बदल गई, और तख्ता पलट होते हुए पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो होगा उस समय, हां यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन भी तो होगा उस समय।
हाँ बिल्कुल था, कॉन्स्टिट्यूशन के सबने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, स्टालिन ने अपना बनाया, लेनिन ने अपना बनाया। तो सर क्या कहते हैं, अब ये चाहे तो बदलाव कर सकते हैं, जो विखंडित रूप से इन्होंने अपना कर दिया उसको संयुक्त रूप से कर सकते हैं। देखो बदलाव तो कर सकते हैं, बदलाव करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बदलाव करने के लिए इस समय पुतिन परमिशन देगा ही क्यों? शक्तियां जो उसे मिली हुई है असीमित, अगर आप देखो नहीं सर, जोड़ने का बदलाव सबको संयुक्त, जैसे यूक्रेन की बात कर रहा है। देखो अगर कोई टूट गया, टूटने के बाद में वो आपके राज्य के अंदर क्यों जुड़ना चाहेगा? उसे तो अपनी अलग आजादी मिल रही है ना। अगर वो यूएसएसआर में अगेन फिर आ गया, तो यूएसएसआर में आने के बाद में आपको नहीं लगता कि वो फिर उसके संरक्षण में कार्य करना शुरू कर देंगे, है ना? ऐसा नहीं हो जाएगा। कश्मीर क्यों आजाद होना चाहता है बार बार? कश्मीर के लोग क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि वो भारत से आजादी चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए मेरे ऊपर कोई रूल करे। और किसे पसंद होता है? हमें खुद नहीं एज अ पर्सन पसंद होता है कि हमें कोई ऑर्डर दे, नहीं होता ना पसंद। तो जब हमें ही नहीं पसंद होता, तो एक देश जो बड़ा सा इतना बेहतरीन देश के फॉर्म में क्रिएट हो गए, 15 देश यहाँ पे क्रिएट हो गए, तो वो 15 देश क्यों चाहेंगे कि अलग अलग तरीके के हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे खड़ा हो? तो ये प्रॉपर जो चीजें होती हैं, अब अगर आप वापस से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाओ, सारे यूएसएसआर को एक कर दो, ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं है। एक ही तरीका इसका है जो रशिया अपना रहा है, कौन सा? वॉर करो, अटैक करो, और जो कंट्रोल में आ जाओ उसे अपने कंट्रोल में ले लो, ठीक है? तो ये देखिए प्रॉपर यूएसएसआर को इस तरीके से विघटित कर दिया गया, तोड़ दिया गया, अंत में इसको इस तरीके से बना दिया गया कि अब ये 15 राज्यों का अलग अलग विघटन है, जिसमें से एक राज्य क्या है? रूस है या रशिया जिसको बोला जाता है। और रशिया को यहाँ पर बनाने के बाद में उसके पहले राष्ट्रपति बने थे। ये क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में 1-2 बार, ठीक है? क्योंकि मेंस का टॉपिक है, लेकिन प्रीलिम्स में 1-2 बार पूछा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है? येल्त्सिन इसके पहले राष्ट्रपति थे जब रशिया यहाँ पर विघटित हुआ। और उसके बाद से तो आप लोग देख लो, वहां पे पूरे के पूरे रशिया के अंदर किसी भी तरीके का कोई विभाजन है ही नहीं। अब रशिया जैसा है वैसा ही रहता है। रशिया के अंदर किसी भी तरीके का अगर आप बात करो तो कोई भी एक ऐसी चीज नहीं देखने को मिलती है कि वहां पे सरकार बदलेगी, लोकतंत्र के अंदर किसी भी तरीके का विभाजन की बात वो लोग करें। बोले डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। हम लोग तो तुमसे बात करते हैं तो तुम लोग हमसे समाजवाद की बात कर लो, चलो हम दे देंगे तुम्हें थोड़ा। बोले कम्युनिज्म की बात कर लो, साम्यवाद की, हम दे देंगे तुम्हें थोड़ा। कैपिटलिज्म नहीं देंगे, वहां पे भी कैपिटलिज्म को लेकर, पूंजीवाद को लेकर रोक है, लेकिन समाजवाद और साम्यवाद की बातें अभी भी वो लोग करते हैं, ठीक? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जो यूएसएसआर बना प्रॉपर तरीके से, अब यूएसएसआर बनने के बाद में अब उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती कि आप उसको वापस से एक संघ के फॉर्म में बना दो। यूएसएसआर मतलब रशिया अब एक कंट्री है जिसको यूएसएसआर का सबसे बड़ा दल माना जाता है, वो एक रशिया देश है। और रशिया चाहता है कि वापस से यूएसएसआर को वैसे ही बना दिया जाए, लेकिन जो 14 अदर कंट्रीज हैं वो बिल्कुल नहीं चाहती कि यूएसएसआर पहले जैसा बने। उन्हें लगता है हम आजाद हैं तो हमें आजाद रहने की ही जरूरत है, ठीक है? ये पूरा था यूएसएसआर का विस्तार। सिलेबस के अंदर आप इतनी चीजें मेंशन की गई है, कुछ 3-4 चीजें याद रखिएगा, वही, ठीक है? चीन की क्रांति आती है इसके बाद। चीन की क्रांति बेसिकली देखिए बहुत लंबा विषय है, इसको लेकिन बहुत छोटे पार्ट में पढ़ा जाएगा। इसकी विषय सूची मैंने बनाई है कि आपको चीन की क्रांति के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको चीन की क्रांति में पढ़ने। पहली बात तो ये, चीन की क्रांति कोई एक समय नहीं है कि 1916 में हुई, 1915 में हुई या 1860 में हुई, ऐसा कोई समय नहीं। चीन की क्रांति बेसिकली अगर बात करें तो 17वीं सेंचुरी से शुरू होती है और 20वीं शताब्दी तक ये लगातार चलती रहती है। चीन के अंदर जितने बदलाव हुए, जितने विद्रोह हुए, वो सारे के सारे इसके पार्ट बन जाते हैं, ठीक है? एक बार विषय सूची इसकी बस देख लो कि क्या क्या चीजें इस समय में परिवर्तन के तौर पर हुई थी, ये परिवर्तन कब कब हुए, जिससे आगे चल के जब आप लोग इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला दिया गया है इसके अंदर बॉक्सर विद्रोह, ये 1898 से शुरू होता है और 1900 का काल है, तो 1898 से 1900 ये बॉक्सर विद्रोह चलता है। चीन की क्रांति का पहला रूप है जहां से चीन की क्रांति बेसिकली मानी गई। उसके बाद चीन की क्रांति ही बेसिकली 11 से 12 होती है। 11 से 12 में सरकार आई, बदली और वहां पर किस तरीके का संविधान लागू किया जाएगा, ऐसी तमाम चर्चाएं वहां पर की जाती है, ठीक है? वहां पे एक अंतिम रिपब्लिकन सरकार भी आती है, क्योंकि चाइना आपको देखने में कैसी कंट्री लगती है? साम्यवादी लगती है। और साम्यवादी कंट्री ये बनी क्यों थी? रशिया की वजह से बनी थी, उसके प्रभाव में आके बनी थी। लेकिन उससे पहले ये कंट्री अपने आप को साम्यवादी दल में नहीं मानती थी।
अलग अलग आइडियोलॉजीज बदलती रहती थी राजाओं के हिसाब से, ठीक है। तो अभी बेसिकली यहाँ पर एक सरकार आ जाती है सन याद सेन की, ठीक है, जो बेसिकली रिपब्लिकन सरकार कहलाती है। इसके बाद में एक तानाशाही सरकार आती है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप का रूल आ जाता है। देख लो यहाँ पे पहले रिपब्लिकन है, उसके बाद में तुरंत बदल के किसमें आ गई, डिक्टेटरशिप बन गए लोग। तो ये लगातार बदलती रहेंगी चीजें। यहाँ पर तानाशाही में जो है युआन शी काई है ये व्यक्ति, जो यहाँ पर आके इसको तानाशाह के फॉर्म में पूरे चाइना को कंट्रोल करते हैं। फिर आता है सरदार युग। सरदार युग बेसिकली कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अपने आप को सरदार दिखाने के लिए, लीडर दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस डिक्टेटरशिप को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसी युग को कहा जाता है सरदार युग। फिर प्रथम संयुक्त मोर्चा 23 से 27, ये वो मोर्चा है जो अपोजिशन करता है कि भाई किसी भी तरीके की सरकार आए, देश की जनता किसी भी तरीके से निराश नहीं रहनी चाहिए। तो ये संयुक्त मोर्चा इस समय आता है। फिर उत्तरीय अभियान। उत्तरीय अभियान मतलब चाइना भी कुछ पार्ट में डिवाइडेड था और चाइना को भी पूरे एक संयुक्त चाइना में कन्वर्ट करने के लिए वहां कुछ अभियान चलाए जाते हैं, जिसको हम लोग उत्तरीय अभियान कहते हैं, ठीक है। नानजिंग दशक और गृह युद्ध, यहाँ पर चाइना का गृह युद्ध हो जाता है। इतनी सब समस्याएं होते होते कंडीशन क्या आ जाती है कि गृह युद्ध तक पहुंच जाते हैं। और गृह युद्ध मैंने बताया ये इंटरनल वॉर क्या करता है, किसी भी देश को बुरी तरीके से बर्बाद कर देता है, स्पॉइल कर देता है। तो ये गृह युद्ध हो जाता है इस समय में। फिर दूसरा संयुक्त मोर्चा, यहाँ पे फिर डिमांड उठती है लोगों के राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए। फिर चीनी गृह युद्ध, एक बार फिर से और गृह युद्ध देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 27 से 50 तक ये गृह युद्ध चलता है, कोई कम समय नहीं है, 1-2 साल का नहीं है, 27 से 50 तक ये गृह युद्ध चलता रहता है। इसी समय में वहां पे एक पार्टी रूल कर रही है जिसका नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी बहुत कोशिश करती है इसको रोकने की, नहीं हो पाता। यहाँ पर है चीन पर बड़े काले निशान। ये एक वो तथ्य है कि चीन के अंदर जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, जितनी भी समस्याएं हो रहे थे, चीन के ऊपर एक काला धब्बा लग चुका था बेसिकली। और वो काला धब्बा क्या था कि चीन ना तो कभी इंडिपेंडेंट हो सकता अपने ही लोगों से, ना कभी रिपब्लिक बन पाएगा, ना कभी ये लोकतंत्र बन पाएगा। और चीन अब एक बर्बाद हुआ मुल्क है जिसको कोई ना कोई देश आएगा कंट्रोल करके ले जाएगा। तो ये वो काल है जिस समय में सब लोग ये सोचते थे चीन अब खत्म है। लेकिन वहां पर फिर एक सांस्कृतिक क्रांति है, ठीक है, कल्चरल क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन आप इसको कहोगे, 66 से लेकर 76 तक हुआ। और ये कल्चरल रिवॉल्यूशन इस समय में जो हुआ, सांस्कृतिक क्रांति ने यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन किए। चाइना के अंदर जितनी भी पुरानी प्रॉब्लम्स आई थी, वहां के सांस्कृतिक परिवर्तन ने उसको बदल दिया और लोगों को याद दिलाया कि चाइना की संस्कृति कैसी थी और तुम लोग उसको क्यों स्पॉइल करने में लगे हुए। फिर धीरे धीरे सारे चाइना के लोग एक साथ मिलके एक चाइना को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और आज के समय में आप लोग देखते हो कि चाइना किस तरीके का 1989 में एक और चौक विरोध प्रदर्शन होता है यहाँ पे, मतलब बेसिकली एक विरोध प्रदर्शन सरकार के अगेंस्ट में किया जाता है। लेकिन उसके बाद चाइना एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, कंट्री बन जाता है, जो अब शायद विकसित नहीं होगी, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए, इन सारे पॉइंट्स को मैंने अभी नीचे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके ब्रेक करके लिख दिया है, ठीक है। मैं इसको पढ़ाऊंगा कल, आज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। चीन की क्रांति जो है इसको मैं पढ़ाऊंगा कल, क्योंकि इसके साथ कुछ चीजें मुझे ऐड करके और पढ़ाना, तो मैं इसको अभी नहीं पढ़ाना चाह रहा, क्योंकि है कुछ चीजें और इसके अंदर मिलानी है, जिससे वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास को पूरा वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा कोई टॉपिक बचा नहीं है जो आपके विश्व इतिहास में हो, इसी के साथ में इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग आरओ से रिलेटेड, क्योंकि कल एडमिट कार्ड आ चुका है आप लोग का, है ना। और एडमिट कार्ड आप लोगों ने देख लिया होगा जिसका जहाँ सेंटर है। कौन कौन है, पिलीभीत वाला तो होगा नहीं, कोई पिलीभीत में सेंटर ही नहीं है। बरेली किसका है? अच्छा, बस तुम लोग का कहा, मैंने देखा नहीं, तुम्हारा बरेली आज एडमिट कार्ड आ गया होगा, एडमिट कार्ड भी आ गया और सेंटर का तो मैसेज ही आ गया। तो जो क्वेश्चंस अभी लगाओगे बेसिकली बहुत ध्यान से, अभी तक जो लगा लिए हैं उनको रिवाइज कर लो कायदे से। और अभी जो लगवाने जा रहा हूँ, अभी आप लोग को यकीन हो जाएगा एक बात का बहुत अच्छे से, जो बात मैं आपसे कहता हूँ कि 60% पेपर रिपीट होता है, तो अभी वो आपको यकीन फिर से हो जाएगा। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करने पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार क्वेश्चन तो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। हाँ तो ऐसे बोलो,
याद है? बिना हिंदी के होगा नहीं एग्जाम, ध्यान रखना। कहीं सब पढ़ के चले जाओ, हिंदी छोड़ दो। पहला पेपर पास, दूसरा पेपर दोनों पास करने नहीं। पास नहीं करने, दूसरे वाले में टॉप मारना है। बचपन में जैसा करते। इसको तो 4 रोड पे है, 4 रोड पे है इसका। क्वेश्चन भेजे थे ग्रुप पे, ओपन करो। अरे कोई क्वेश्चन भेजे थे ना ग्रुप पे, ओपन करो सब अपने अपने फोन। का हो गया, 21 भी हो गया, 20 भी हो गया, 16 भी हो गया, 17 का पढ़ा। सोचो 16 का हो गया, 17 का पढ़ा। सर 141 नंबर चलो इससे खुल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। मुश्किल है लगेगा नहीं, वो नहीं है इसकी, वो सबके पास है, इसमें ही रखी होती है। क्या अटेंडेंस है? अटेंडेंस लगा दो, नाम लिख के अपना। सब लोग अपने अपने फोन में खोलो, क्योंकि लैपटॉप में चल नहीं रहा। अभी ग्रुप पे भेजा हुआ है।
23-24 वाले पे भी है। ट्यूसडे को भेजा था, ट्यूसडे को उस ग्रुप पे। कितना पेज था? ओपन कर लिया 2017 का पेपर, पेज नंबर 141, पेज नंबर 141 2017 का पेपर है। डेट थी 8 अप्रैल 2018 जब ये एग्जाम हुआ था। सब लोग के पास फोन तो होगा ही, इसके पास है, बगल वाले से देख लो, ग्रुप पे है। हाँ यही वाला है, शॉर्ट पेपर्स लिखा हुआ है, वही वाला है। 2023-24 वाले सर फोन आया, हो गया? अब तो हो गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक तरफ आचार्य दिए गए हैं और एक तरफ उनके सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, आचार्य और सिद्धांत दिए गए हैं। उसके अंदर 4 आचार्य दिए गए। पहले दिए गए लकुलीश, दूसरे नागार्जुन, तीसरे भद्रभाव और चौथे गोसाल। ये 4 आचार्य हैं। इनमें से आपने कुछ सुना हो ना सुना हो, भद्रभाव का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, जैन धर्म के थे ये व्यक्ति, और भद्रभाव को जैन से मैच करोगे अगर तो C का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर C का 4 है। भद्रभाव के बारे में एक बात और भी देख लीजिए कि आपको पता है जैन धर्म 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया था। क्या गया? 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से 2 सेक्ट थे? महायान बहुत धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर धर्म का जो अनुयायी थे जिन्होंने उसको अलग किया था, उनका नाम था स्थूलभद्र, और ये है दिगंबर। ठीक है, जिन्होंने दिगंबर को आगे प्रचलन में चलाया था वो थे भद्रभाव। तो यहाँ पे भद्रभाव जैन के हो जाएंगे। नागार्जुन को बहुत अच्छे से जानते हो कि शून्यवाद के रूप में उन्हें जाना जाता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ जीरो देने वाले कौन है? नागार्जुन। गाना बना था ना बहुत पहले, जब जीरो दिया मेरे भारत में, बना था। तो वो किसके लिए बना था? नागार्जुन के लिए बना था, है ना। तो शून्यवाद के रूप में इन्हें जाना जाता है। उसके बाद में गोसाल की बात करो तो आजीवक के रूप में गोसाल को जाना जाता है। ठीक है, लकुलीश, पाशुपत। ठीक है, अब लकुलीश के बारे में आपको नहीं भी पता था तो आपको कम से कम 3 तो इसके अंदर ऑलरेडी पता थे, तो आप उन तीनों के बेसिस पे इसको आंसर कर सकते थे। नागार्जुन शून्यवाद है, ये बात बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको।
और जैन धर्म थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो दिगंबर को लीड करने वाले यहाँ पर जैन धर्म के भद्रभाव हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है इसके अंदर बुद्ध, धम्म और संघ। क्या ऐसे जैन धर्म में भी त्रिरत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र बोला जाता है उसको, ठीक है, और सम्यक ज्ञान बोला जाता है। ये तीन दर्शन अगर बात करे जाए तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न जिसको हम लोग बौद्ध धर्म और संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तीसरा देखिए, अभिलेख और शासक। मैं बताता चल रहा हूँ आप लोग को, पहले भी मैंने बताया है कि अभिलेख या शिलालेख या फिर कोई भी ऐसे लेख अब अशोका के नहीं पूछता है, अब वो उससे भी बियॉन्ड चला गया है, उसके बाहर की बातें करते हैं ये लोग। तो जैसे नासिक दिया हुआ है, हाथी गुम्फा दिया हुआ है, भीतरी दिया हुआ है और गिरनार दिया हुआ है। इन चारों के बारे में बात करो अगर, तो जो नासिक इसके अंदर दिया हुआ है वो गौतमीपुत्र का है। ठीक है, गौतमीपुत्र ने नासिक अभिलेख का पूरा यहाँ पर इनके समय में ही बनाया गया था, ये याद करने वाला फैक्ट है। हाथी गुम्फा खारवेल शासक हुआ करते थे उस समय, उनके समय में हुआ था। भीतरी स्कंदगुप्त के समय में हुआ है और गिरनार रुद्रदामन प्रथम के समय में। ये शासक जितने भी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। चाहे पल्लव वंश का कोई शासक पूछ रहा है, चाहे पाल वंश का कोई शासक पूछ रहा है, ऐसे शासकों के बारे में जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय विक्रमशिला, इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो इतना अनलिमिटेड टाइम्स कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर प्रीवियस ईयर आपने किया है तो आप उसको ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, बस इसके अंदर कुछ तथ्य लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लीजिए, यहीं पे खत्म करिए पढ़ के। जैसे पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र और योग्यतम उत्तराधिकारी धर्मपाल, जिनका शासनकाल कब से कब तक है? 770 से 810। 770 से 810 में कुछ भी आ जाए, आपको याद आना चाहिए कि भारत में पाल वंश चल रहा था। ठीक है, तो इस दौरान भारत में पाल वंश चल रहा था। इन्होंने जो उपाधि अपनाई थी वो कौन सी थी? परम सौगात की उपाधि इन्होंने अपनाई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। इनके बारे में यही पढ़ के सब खत्म कर लो, जिससे आगे आपको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, उसके बाद में विक्रमशिला की इन्होंने स्थापना की थी और नालंदा के खर्च के लिए भी और नालंदा को क्रिएट करने के लिए भी इन्होंने 200 गांवों को दान में दिया था अप्रॉक्स। ठीक है, बड़ी बात होती है 200 गांव दान में देना बेसिकली। और 11वीं शताब्दी की कवि सोडर ने उदय सुंदरी कथा में इन्हें उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी है। उत्तरापद स्वामी किसे कहा गया हो सकता है अगले साल ये पूछे, है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए उत्तरापद स्वामी किसको बोला गया, वो धर्मपाल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, 4 शासक दिए हुए और क्रोनोलॉजी लगानी है कि कौन कब आया। विद्याधर, धन, यशोवर्मा और कीर्तिवर्मा। ठीक है, तो इन चारों के देख लीजिए, नीचे लिखे हुए। यशोवर्मा 930 से 950 शासनकाल है इनका। धन शासक जो रहे थे 950 से 1002 तक रहे हैं। उसके बाद विद्याधर आए 1019 से 1029 तक और कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 तक। बस यहीं पे डेट को याद कर लीजिए, जिससे आगे आपको परेशानी ना हो। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की थी? इसको अगेन फिर कम से कम 20 बार पूछा जा चुका। ये ऐसा क्वेश्चन है कि कम से कम 20 बार किसी ना किसी एग्जाम में आया गया है। ठीक है, तो आदि वराह की उपाधि से किसको जाना जाता है? वो है मिहिर भोज। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे बड़े शासकों में से इनका नाम आता है और इनके बारे में पूछा जाता है। और इनका शासनकाल भी देख लीजिए, नीचे मेंशन भी किया गया है 836 से लेकर 885 तक। ठीक है, तो इनके बारे में बोला जाता है और इनको इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु भी माना गया है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु के फॉर्म में किससे जाना जाता है, तो वो मिहिर भोज है। मध्यकालीन के ऊपर आइए, 6 क्वेश्चन आए थे इस बार प्राचीन के इससे। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदली थी, याद होगी आपको। एक राजधानी परिवर्तन भी उसकी बेवकूफी का एक नतीजा था, जिसमें वो अपनी जनता को लेकर साथ में चला गया।
है ना, सारे जितने लोग थे, कुछ उस समय एक राइटर थे, उन्होंने ये भी लिखा था, शायद बर्नी ने लिखा था इसके बारे में। उन्होंने लिखा था कि उसने अपने शहर का कुत्ता भी नहीं छोड़ा और वो उसको तक यहाँ से लेके चला गया था। तो वो दिल्ली से जब राजधानी लेके पहुंचा था तो उसने उस शहर के अंदर कुछ नहीं छोड़ा, सबको लेके चला गया। तो राजधानी का स्थानांतरण, मोहम्मद बिन तुगलक का आपको समयकाल पता होना चाहिए इसके लिए। फिर अफगानपुर षड्यंत्र पता होना चाहिए कब हुआ, इसी के समय हुआ या बाद में हुआ, ठीक है। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। अब क्योंकि खिलजी वंश आपको पता है पहले का, तो आप उस हिसाब से क्रोनोलॉजी लगा लोगे। फिर तराइन का द्वितीय, तराइन का द्वितीय सबको पता है, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं यहीं से हो जाएगी। सबसे पहले तराइन का युद्ध, ठीक है। प्रथम द्वितीय पहला कब हुआ था? 91, दूसरा 92 और 94 में क्या हुआ था? चंदावत का युद्ध, ठीक है। ये 3 युद्ध इस समय में हमें याद रखने होंगे, ठीक है। चलो, तो पहले तो तराइन का युद्ध लगा दोगे 1192, दूसरा वाला। फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296। जब इनकी हत्या होगी तभी तो आएगा कोई नया वंश शासन करने, और नए वंश का शासक कौन आया था? वही अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे शासन करने चला आया। अफगानपुर षड्यंत्र हुआ 1325 ईस्वी में, ठीक है। फिर मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी फाइनली 1327 में बदल दी गई। तुगलक वंश के काल में ही अफगानपुर षड्यंत्र यहाँ पर होता है। उसके बाद में देखिए 4 ऑप्शन दिए, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात। कुछ नहीं पता, चित्तौड़ पता? अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं पता तो चित्तौड़ तो पता ही होगा कि चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे, ठीक है। तो पद्मावती वाली कहानी वो सब सुनी है, चित्तौड़ पता है, अलाउद्दीन खिलजी का अटैक पता है, सब पता है इसके बारे में। तो चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, ठीक, ये पता है हमको। उसके अलावा देवगिरी के शासक, ठीक है, देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र या राय रामचंद्र थे। इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ जब देवगिरी की बात कर रहे थे हम लोग उस समय में, जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौर की बातें कर रहे थे, तो मैंने एक आक्रमण बताया उसने कहाँ कहाँ किया आक्रमण, और जब वो आक्रमण करता था वहां का राजा कौन होता था, ये भी हम लोग ने चर्चाएं की है। तो देवगिरी के राजा यहाँ पर कौन है? वो है राजा राय, ठीक है। और गुजरात बहुत पॉपुलर है कर्णदेव के लिए, क्योंकि कर्णदेव ने ही रोके थे विदेशी बहुत सारे अटैक। ये सब बताई हुई चीजें हैं क्लियर क्लास के अंदर, एकदम रटी होनी चाहिए आपको। तो रणथंभौर में याद रखिए हमीर देव, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, देवगिरी में राजा राय रामचंद्र और गुजरात में कर्णदेव, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा यात्री कहां से आया था, ये पूछ रहा है। एक बार ऐसा क्वेश्चन और भी पीछे देख चुके हम लोग, है ना। पीछे भी हम लोग जब कर रहे थे तो देखा था पुर्तगाल से कौन कौन आया था, पूछा गया था लास्ट टाइम। इस बार जो पूछा गया देख लो, इब्न बतूता मोरक्को से थे क्या? हाँ, मोरक्को से थे। मार्को पोलो इटली से थे, एकदम सही है। अब्दुल रज़ाक ईरान से, ठीक है। अब्दुल रज़ाक ईरान या फारस से आए हुए व्यक्ति थे, कभी कभी फारस भी लिख के आ जाता है तो ध्यान रखिएगा। और नूनिस पुर्तगाल के लिए, ठीक है, नूनिस पुर्तगाल से। दीवाने अमीर कोही कौन सा विभाग था? ये तो वो था कौन सा विभाग? कृषि विभाग था। कृषि विभाग, कृषि के लिए सहायता करने वाला दीवाने अमीर कोही, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसकी शुरुआत हुई। कौन सा चिश्ती संत है जिसको चिरागे दिल्ली बोला जाता है? चिरागे दिल्ली नसीरुद्दीन को बोला जाता है, ठीक है। चिरागे दिल्ली नसीरुद्दीन को। महबूबे इलाही किसको बोला जाता है? ये भी पूछा गया है, महबूबे इलाही किसको बोला जाता है? निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता है महबूबे इलाही। और यहाँ पूछा है चिरागे दिल्ली, तो चिरागे दिल्ली याद रखिए नसीरुद्दीन को बोला जाता है, ठीक है। बाबा फरीद गंजे शक्र के नाम से जाने जाते हैं। तो ये नाम है कुछ जो कभी कभी टाइटल के फॉर्म में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? बाबर, ठीक है। शाहरुख वही चलाया था उसी ने, उसी समय में। और ये जब पानीपत की विजय हुई थी उस समय, उसके बाद में उसने शाहरुख नाम से इस नाम का सिक्का चलवाया था, ठीक है। उसके बाद विद्रोह दिए गए कुछ और उनकी सूची दी गई है, कौन सा विद्रोह कब हुआ। मोगला तो पीछे पढ़ चुके हो, बार बार पढ़ चुके हो, ठीक है। मोगला 1921 बार बार हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो डी का 3 मैच करोगे सारे आंसर वैसे मैच हो जाएंगे। संथाल भी याद होता है क्योंकि विद्रोह से पहले का है, तो 55 से 56 संथाल का विद्रोह हो गया, ठीक है। 31-32 और अहो 1828 के अंदर हुआ। ये चारों विद्रोह भी मुझे पढ़ाने में आपको पढ़ा दूंगा डिटेल में एक बार, ठीक है।
चंपारण कृषि जांचीय समिति, अब इस समिति के अंदर कौन इसमें से नहीं था क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कौन नहीं था। अब ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, और आपने इसके बारे में पढ़ा है। जब मैं आपको चंपारण पढ़ा रहा था तो मैंने आपको मेंबर्स भी पढ़ाए थे, कौन कौन इस समय था चंपारण में, और उस समिति का कौन कौन मेंबर बना था ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। तो आप इसमें से आराम से अनुग्रह नारायण को निकाल सकते हो, क्योंकि वो इसमें किसी भी तरीके से रोल उनका देखने को नहीं मिलता, ठीक है, मेंबर के फॉर्म में वो नहीं आते हैं। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहां पे? कूका आंदोलन पता है आपको, पंजाब के अंदर इसकी नींव पड़ी थी, और शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल, मगर जवाहरलाल का नाम आता है इसके अंदर। कूका आंदोलन ध्यान रखिएगा 1840 में, ठीक। इसको लगा लोगे 16वां क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछा गया इसके अंदर स्थानीय स्वशासन, सहायक संधि, राज्य अपहरण नीति और स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ये 4 चीजें दी गई हैं, और इन चारों में किसने क्या क्या किया? स्थानीय स्वशासन कौन है? स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपन, ये तो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है ना लॉर्ड रिपन। और ये कब शुरुआत की थी इसकी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रिपन ने कब शुरुआत की थी? स्थानीय प्रशासन की कौन सी सन में शुरुआत की गई? रिपन कब से कब राज चले बता, उसका समयकाल बता दो लॉर्ड रिपन का। रिपन कब से कब तक रहा? अभी तो लास्ट क्लास में बात की थी हम लोग ने लिटन में 1700 में पहुंच गई तो है, फिर गिराई तो 1800 में आया कब था? 1876 से 1880 कौन था? लिटन। 1880 से 1884 रिपन, यही तो है। 80 से 84 के बीच में इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करी थी, कब? 1882 में। कब? 1882 में। और कौन से विवाद होते हुए इसको भारत से बाहर बुला लिया था? किस विवाद के चलते? इसने फांसी दी लॉर्ड रिपन को, किस विवाद के कारण भारत से वापस बुला लिया गया था? जब सरोजिनी नायडू ने कहा था इनके बारे में कि ये भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक है। क्यों वापस बुलाया था इन्हें? बहुत बेइज्जती कराओ सर, ये तो जनगणना भी शुरू हुई थी लगभग इसी समय से। चलो जनगणना की वजह से वापस थोड़ी बुलाया गया, मैं पूछ रहा हूँ किस वजह से वापस बुलाया था? किस वजह से वापस बुलाया था? कारण? हाँ बोलो, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी नहीं हुई थी? इल्बर्ट बिल आया था 1800 तब में तो चला गया है 1882 में इल्बर्ट बिल आया जिसका विवाद चला, इल्बर्ट बिल को वापस लिया गया। 83-84 तक ये सब चलता रहा विवाद, और 84 में इसको वापस बुला लिया जाता। सिर्फ इल्बर्ट बिल विवाद की वजह से इसको वापस बुला लिया जाता, ठीक है। आगे इसी के अंदर सहायक संधि है। सहायक संधि सबसे पहले कौन से राज्य के साथ में साइन करी थी? वेलेजली ने सबसे पहले सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले कौन से राज्य के साथ साइन करी? सेकंड नंबर पर मैसूर है, ये भी बता दे रहा हूं। पहला कौन है? मद्रास। सहायक संधि तो पता है ना क्या है? अच्छा बताओ, किसने बोला? सूरत कहां से आ गई यहाँ? सहायक संधि क्या थी? लॉर्ड वेलेजली इसको लेके आए थे, पता है? ठीक, लॉर्ड वेलेजली जब सहायक संधि लेके आए तो कुछ राज्यों के ऊपर अपनी सेनाओं को भेजने की तो बात कर रहे थे कि हम इन राज्यों के साथ सहायक संधि करेंगे, अपनी कुछ सेना उन्हें रख देंगे, और वो सेना जो है कार्य करेगी हमारे लिए। यही तो बातें चल रही थी कुछ ना कुछ, और उससे हमारा थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल कंट्रोल उन राज्यों पे बन जाएगा। क्या वहां के शासकों को हटा दिया जाएगा? ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हुई है आगे चल, ठीक है।
तो सहायक संधि में पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। देख लिया गूगल। राज्य अपहरण नीति, इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी कब लेके आए थे, कौन से सन में? सन बता दो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तुम लोग मुन्ना भाई नहीं बनते हो? लग रहा है मुन्ना भाई बनते हो। गांधी जी के बारे में जितना पढ़ा उतना ही पता है तुम लोग को, बस उसके अलावा कुछ पूछ लो तो कुछ नहीं पता है। मतलब सामने जितना खुला है उतना ही पता है। हाँ 1898 1848 कब आया था ये डलहौजी राज करने? 48 से 56 तक था ना। जैसे ही आया इसने आते ही तुरंत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाया था। ठीक है, तो 48 याद रखो। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, सन बता दो। परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त कौन से सन में आया था? पेपर ही है ना 11 है ना? क्यों, सच में है क्या? अगले साल तो नहीं 11 पता है? हाँ 1793 में आया था बेसिकली। ये तो इनका शासनकाल बेसिकली बात कर रहा हूँ। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंदर लागू किया गया। क्या पता है तुम लोग को, क्या पूछे? अगला क्वेश्चन देखो, गांधी इरविन समझौता। कौन सा पेज चल रहा है हम लोग का? पेज नंबर 142 143 बोलो। गांधी इरविन समझौता, दूसरा है सांप्रदायिक पंचायत, तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर है नेहरू रिपोर्ट। ये आपको पता है, आप लोग लगा लोगे। ठीक है, मैं इसके बियॉन्ड जाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो आगे है गांधी इरविन समझौता जैसा दिया गया है 5 मार्च 1931 में हुआ। तो गांधी इरविन समझौता किस वजह से हुआ था? क्या कारण था गांधी इरविन समझौता होने के पीछे? कारण क्योंकि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसको बंद करवाना चाहते थे। पहली चीज चलो ठीक है। महात्मा गांधी को लंदन बनाना चाहते थे गोलमेज सम्मेलन के लिए। दूसरा और कोई कारण था? गांधी जी ने इनके साथ क्यों समझौता किया? ये तो इनकी तरफ का हो गया। गांधी जी ने क्यों किया इनके साथ समझौता? ये तो इरविन चाहता था कि ना चले सविनय अवज्ञा आंदोलन। इरविन चाहता था कि गोलमेज सम्मेलन में आ जाए। ये तो उनके पॉइंट हो गए। गांधी ने क्यों किया समझौता? गांधी क्या चाहते थे? 11 मांगे रखी थी। हाँ, उसकी शक्ल पे लिखा है क्या? काजल दिखाओ जल्दी, क्या लिखा है? कैदियों को छुड़वाना चाहते थे। हाँ, ये बोलो कि उनकी एक डिमांड थी, वो कैदियों को छुड़वाना चाहते थे। जो कैदी अरेस्ट हुए थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको बोला जाता है। यहाँ पर सर इरविन ने गेम भी खेला था, समझौता हुआ था। उसमें बस उन्होंने ये लिखा था कि राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। जबकि उन्होंने गांधी जी ने प्रयास तो करा था थोड़ा सा, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव छोड़ी उनको फांसी की सजा दी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे गेम खेल के राजनीतिक नेताओं को छोड़ दिया जाएगा। और जबकि वो हाँ बेसिकली उसने ये बात बोल दी थी, मैं क्रिमिनल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दूंगा। इस बात के ऊपर सहमति बन पाई थी। गांधी जी ने प्रयास बहुत किए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को छुड़ा लिया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत क्या है? सांप्रदायिक पंचायत क्या है? कम्युनल अवार्ड क्या है? इसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं अंग्रेजी में। सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 के अंदर आया था, 16 अगस्त 1950। अभी पीछे क्वेश्चन करा हम लोग ने लास्ट में, अभी 16 में शायद क्वेश्चन करा इसका सांप्रदायिक पंचायत से रिलेटेड। पूना समझौता याद है आप लोग को? पूना समझौता के बारे में सुना है? क्या था पूना समझौता? जी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था।
पूना समझौता जिसको कहा जाता है, क्या था वो? जिसमें मतलब जो उन्होंने अपनी सीटों के बंटवारे के लिए बात की थी, सीटों के बंटवारे के लिए बात की थी। बेसिकली शेड्यूल कास्ट के लिए, बेसिकली वैसे तो सारे माइनॉरिटीज को डालने की बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ बेसिकली शेड्यूल कास्ट को एक अलग से निर्वाचन देने का इन्होंने वादा किया था। अब वो निर्वाचन की डिमांड ही भारतीय कर रहे थे, क्योंकि बी आर अम्बेडकर डिमांड 3 साल से करते आए थे, इसलिए इन्होंने भारत में क्या भेजा था? सांप्रदायिक पंचायत भेजा था। कब? 16 अगस्त 1932 में ये सांप्रदायिक पंचायत भारत के अंदर आया। और जब सांप्रदायिक पंचायत भारत के अंदर आया, इसको गांधी जी इसके लिए भूख हड़ताल पे बैठ गए। गांधी जी कौन सी जेल में थे इस समय? यरबदा जेल में थे। यरबदा जेल से गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए और वहां इन्होंने बोला नहीं, हमें एक समझौता चाहिए। पहला आमरण अनशन किया था। हाँ, और उन्हें ये समझौता किसके लिए चाहिए था कि नहीं, हम अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते। इसको लेकर अम्बेडकर जी मानते हैं, और अम्बेडकर जी और गांधी जी के प्रतिनिधि कौन? मदन मोहन मालवीय, उन दोनों के बीच में हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि गांधी जी जेल से हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो इस वजह से दोनों के बीच में हस्ताक्षर होके इस बात पे ये बात डिसाइड हो जाती है कि अब यहाँ पूना समझौता होता है, कोई कम्युनल अवार्ड नहीं आएगा। इससे रिलेटेड इतनी चीजें याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सर इसमें वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला जाता है, मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय आंदोलन का अंत इसी को बोला जाता है। कब हुआ? 1931 के अंदर हुआ। किस किस ने इसमें भाग लिया था? 4 नाम बता दो। गांधी, अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, ये 4 नाम है जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तेज बहादुर शास्त्री 5वां नाम। आगा खां। उसके बाद है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ? 1928 में आई थी, ये तो याद होगा, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, इसको रिजेक्ट कब कर दिया गया? नेहरू रिपोर्ट कौन लेके आया? रिजेक्ट किसने किया? रिजेक्ट किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, ये तो याद होगा। मोतीलाल नेहरू 28 में थे जिन्होंने प्रेजेंट किया, 29 में आया नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो 29 में लाहौर अधिवेशन जब हुआ, उस लाहौर अधिवेशन के अंदर पहला कार्य ही क्या किया गया था कि नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाए। क्यों खारिज कर दिया गया? एक ऐसा पॉइंट क्या बुरा लग गया इन लोग को? डोमिनियन स्टेटस बुरा क्या लगा था? डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। तभी पूर्ण स्वराज की बातें यहाँ पे होना शुरू हुई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु CR दास, ठीक है। CR दास इनके राजनीतिक गुरु हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले भी महात्मा गांधी। मैं तो गोपाल कृष्ण गोखले के पूछ रहा हूँ। उनके सर अरस्तु हैं? अरस्तु को राजनीतिक नहीं मानते थे, ऐसे स्पिरिचुअल गुरु मानते थे वो। गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु किसको मानते हैं? ये भी पढ़ना है। अरस्तु थे उनके आध्यात्मिक गुरु वही हैं उनके। मैं तो राजनीतिक गुरु, अरस्तु ने उन्हें कोई राजनीति थोड़ी सिखाई है, वो तो आध्यात्म सिखाया उन्होंने। राजनीति किसने सिखाई है? जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को राजनीति सिखाई। गोविंद रानडे। इंटरनेट बड़ी चीज। चलो अगला देखो, समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं आ चुका है? आ चुका है। केसरी आया है, यंग इंडिया आया है, न्यू इंडिया आया है, ये सब पूछा गया। ऑपरेशन रूबिकॉन, अच्छा क्यों? यंग इंडिया केसरी किसका था? चलो देखो, ऑपरेशन रूबिकॉन है शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? ऑपरेशन रूबिकॉन तब ये लागू किया गया होगा कौन सी सन में? भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन। आगा खां पैलेस के अंदर किसको रखा गया था? महात्मा गांधी जी को रखा गया था। और इसी समय ऑपरेशन रूबिकॉन को यहाँ पर संचालित कराया गया था। बेसिकली क्यों? क्योंकि गांधी जी के आमरण अनशन की सारी बातें जनता को जाननी थी, और ये कैसे जानेंगे? किसी ना किसी प्रोसेस से जानेंगे, उसी को ये बात बोला जाता है।
तो समाचार दर्पण है मार्शमैन का, ध्यान रखिएगा किसका, मार्शमैन का। मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय। बहुत सारे लोग अबुल कलाम आजाद लगा देते हैं, वो सही नहीं है। मिरातुल अखबार फारसी में लिखा गया एक न्यूज़पेपर है जिसको राजा राममोहन राय ने लिखा था। केसरी आप लोग को रटा हुआ है, ठीक है, तिलक। और एक मराठा भी है, मराठा के नाम से भी जाना जाता है जिसको, उसको दोनों किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक। आजाद हिंद फौज का एक क्वेश्चन अभी देखा था लास्ट में भी हम लोग ने, फिर से आया हुआ है। इससे कौन नहीं जुड़ा था पूछा गया। वैसे तो चारों नाम इसमें जो दिए हुए हैं, शाहनवाज, सहगल, शौकत अली, करतार सिंह, सब जुड़े हुए, चारों जुड़े हुए। आप मतलब इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ना जुड़ा हो। तो एक आध क्वेश्चन ये लोग हमेशा गलत देते हैं जो फिर से गलत दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे कम अगर आपको लगाना होता तो मेजर करतार सिंह शायद आंसर हो सकते थे अगर इसमें से भी चुनना होता, क्योंकि रोल उनका थोड़ा कम है, बाकी सबका ज्यादा है। लेकिन सभी पार्ट में इसका ध्यान रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय। इसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन फिर से आ गया, देख रहे हो। अभी पीछे ऊपरी पढ़ा है हम लोग ने सांप्रदायिक के बारे में, और फिर से यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932, जिसको कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड कहते हैं, ये आ गया था 1932 के अंदर। पूना समझौता इसके बाद में होगा, क्योंकि अवार्ड को खारिज करना था उसमें, तो पूना समझौता होगा। उसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन किया जाएगा यहाँ, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्योंकि लास्ट ऑफ द ईयर में होता था, तो आप उसके बाद में इसको लगाओगे। अगस्त प्रस्ताव 40 की बात है क्योंकि, तो वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2017 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे आपके, जो इतिहास के अंदर आए थे, ठीक है। अरुण पेज नंबर बताओ, अब कौन से पेज पे आए हैं? 166। सर पहले क्वेश्चन भूगोल का है, इंडिया इतिहास में क्या सेट है? इतिहास का क्वेश्चन है बेटा, बस इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ा होगा, क्वेश्चन तुम्हें इतिहास का देखना। उत्तर से दक्षिण के फॉर्म में मैं पढ़ाऊंगा भी। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा गया। ये बेसिकली सभ्यताएं हैं, जैसे आप लोग भारत में सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हो, ऐसी कुछ यूरोपियन सभ्यताएं भी हुई हैं जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया। और ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आप इसमें हैरान होने वाली बात ही नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट कर दिया गया, तो आप लोग इसको लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बस इसमें रटना है, पहले एस्टेक है, फिर माया है, फिर मोइस्का है और फिर इनका है। ये सारी सभ्यताएं हैं, जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, वैसे वहां की सभ्यता है, ठीक है। नाम यहाँ अजीब आपको लग रहा होगा, यूरोप में लोग जब आपकी सिंधु पढ़ते होंगे उन्हें भी अजीब लगता होगा, है ना। हाँ, तो इसलिए सर मुझे नहीं लगता यूरोप में हमारा सिलेबस पढ़ाया जाता है। नहीं, अब पढ़ा दिया, पढ़ाता है, अब पढ़ाता है, पहले नहीं पढ़ाया जाता था, अब पढ़ाता है। ऋग्वेद क्या है? शब्द स्रोतों का संकलन, ठीक है, मतलब कंपाइलेशन ऑफ सोर्सेस बोला जाता है, ठीक है। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 1100 और ऋचाएं 10,584 ऋचाएं हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित नियम व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? हाँ, क्या हो गया? प्रीति, क्या हो गया? बुद्ध द्वारा रूपांतरित नियम व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुबध, ठीक है। बुद्ध ने इन्हीं को किया था, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बात और बोली थी। क्या बोली थी? सुबध ने ये डिक्लेयर किया था कि बुद्ध के बाद में कोई भी व्यक्ति अब
ऐसा भगवान बौद्ध धर्म में नहीं आएगा। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को डिक्लेयर करा था। ठीक है, तो सुब्रत के फॉर्म में याद रखेगा। आनंद इनके सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य थे, जिन्होंने इनसे अपील करी थी कि महिलाओं को भी इस संघ का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, तो आनंद का नाम याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड है। एक का ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र शतकर्णी। क्यों प्रयुक्त हुआ था? आप क्योंकि पढ़ लेते हैं, क्यों हुआ था? इन्होंने यज्ञ करवाए थे। ठीक है, यज्ञ करवाने में सबसे महानतम शासकों में अगर किसी का नाम आता है तो यही है। शक्ति प्रदर्शन बोला जाता है इसको। पहले के शक्ति प्रदर्शन पता कैसे होते थे? जानते हो आप लोग? सुना उसके बारे में? नहीं सुना? अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना है? राजसूय यज्ञ होता था। ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ किसको बोलते थे? क्यों होता था? घोड़ा छोड़ा जाता था। मतलब घोड़ा जिस राज्य में जाएगा वो राज्य अपना हो जाएगा अगर उसका कोई विरोध नहीं करता है। और ऐसे ही अगर हम लोग राजसूय यज्ञ की बात करें, उसका मतलब क्या होता है? मतलब बेसिकली उसके अंदर ये होता था, यज्ञ परफॉर्म किया जाता था प्रॉपर पहले पूरा, और उसके बाद में ताजपोशी की जाती थी। ताजपोशी जब की जाएगी तो उसे राजस्व यज्ञ के फॉर्म में जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ हुए हैं जिन यज्ञ तीसरा राजस्व यज्ञ ब्राह्मण यज्ञ बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मा यज्ञ बोला जाता है उसको। उसके अंदर बेसिकली क्या होता था? राजा जाता था और जाने के बाद अपना शक्ति प्रदर्शन करता था, तो शक्ति प्रदर्शन को बोला जाता था ब्रह्मा यज्ञ के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 यज्ञ। अगला देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख है? प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर जहांगीर ने अपने अभिलेख लिखवाए थे। ठीक है, और यह अभिलेख है किसका? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का, ये ध्यान रखना है। तो समुद्रगुप्त के इस अभिलेख के अंदर इनका वर्णन किया गया है। ठीक, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 5 महायज्ञ। पहला देख लो, कुषाण। कुषाण के साथ में अगर बात करें हम लोग स्वर्ण एवं ताम्र। ठीक है, तो बात हो रही है क्या ये दोनों तरीके के सिक्के इस समय चलते थे? तो कुषाण के समय चलते थे। गुप्त के समय में स्वर्ण और रजत चलते थे। सातवाहन के समय में स्वर्ण नहीं चलता था, बाकी चलते थे। ठीक है, स्वर्ण नहीं चलता था सातवाहन, क्योंकि सातवाहन का युग कभी भी सोने के किसी भी युग के फॉर्म में नहीं जाना जाता है। कलचुरी के समय में सारे ही सिक्के चला करते थे। लास्ट क्वेश्चन और देख लो, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ग्वालियर का तेली मंदिर है। अब हम लोग मंडे से शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर के अंदर यही सब चीजें बतानी है। द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली, इन सब में कौन कौन से मंदिर बने हैं, कौन कौन सी कलाएं होती हैं, म्यूजिक, डांस फॉर्म, सारे के सारे, और वहाँ प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सारी चीजें पढ़ानी है। मतलब आर्ट एंड कल्चर इतना खूबसूरत सिलेबस है कि आप उसमें प्राचीन से लेकर आधुनिक तक पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, पूरा सिलेबस। ठीक है, तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी इसको यहीं तक रखते हैं, मध्यकालीन शुरू करेंगे बाद में। ठीक है, बाद में करेंगे बात। रिवाइज कर लो, तुम लोग बिल्कुल पढ़ नहीं रहे, कैसे निकलेगा? कम से कम जो पढ़ा दे रहे वो तो पढ़ाओ। और बिना पढ़े 11 तारीख को जो बरेली दिख गया मैं बस स्टैंड पे आऊंगा, अभिषेक सर को भेजूंगा स्टेशन पे, मैं यहाँ रोडवेज पे खड़ा हूँ, यही रोडवेज जाने नहीं दूंगा, वो पढ़ा तो। और भाई पापा जाएंगे ना साथ में, कोई ना कोई जाएगा, 4 क्वेश्चन नहीं पूछ लूंगा। और
देखो पैसे बर्बाद करने जा रहे हैं। मेरा